जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे बचाने के लिए मैंने उसी वक्त उसे धोखा देने का फैसला किया जब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हर कोई मुझे दिलहीन, बेशर्म और घटिया इंसान कहता था, जिस पर मैं बिल्कुल भी नहीं हिलता था। मैंने उसे छोड़ दिया और एक ड्रग टेस्टर बनने का रास्ता चुन लिया। इसके बाद 3 साल बाद जब मेरी ड्रग टेस्टिंग की जिंदगी खत्म हुई, तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो उससे माफी मांगना नहीं था, बल्कि एक फ्यूनरल सर्विस सेंटर जाना था। क्योंकि इन 3 सालों की ड्रग टेस्टिंग ने मेरे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को बुरी तरह खराब कर दिया था और अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा था। मैं नहीं चाहता था कि उसे उस धोखे के पीछे की सच्चाई पता चले जिसे मैंने जानबूझकर रचा था, और फिर वो अपनी पूरी जिंदगी पछतावे और खुद को दोष देने में बिताए, जिस वजह से मुझे यह राज अपने साथ लेकर हमेशा के लिए उससे दूर जाना था। मिस्टर लिन, आपने जो फ्यूनरल पैकेज बुक किया है उसकी कुल कीमत 86,000 युआन है। यह सुनकर मैं अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड को देखने लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन ही बचे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब एक सम्मानजनक तरीके से मरना भी मेरे लिए एक लग्जरी बन जाएगा। अभी मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन है। क्या मैं बाकी पैसे कुछ दिनों बाद दे सकता हूँ? जिस पर सामने वाला कहता है, मिस्टर लिन, आपके पास बाकी रकम चुकाने के लिए 1 महीना है। 36,000 युआन सिर्फ 1 महीने में कमाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी शायद एक तरीका अभी बाकी था। इसके बाद उसी रात मैं जिंक सिटी के सबसे बड़े ज्वेलरी बैंक्वेट के बाहर पहुंचता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे दरवाजे पर ही रोक देते हैं, जिस पर मैं बाहर पूरे 3 घंटे इंतजार करता रहता हूं। फिर जब अंदर के लोग निकलना शुरू करते हैं तब मैं उसे देखता हूं। लू रुयान गुयान चेन का हाथ थामे बड़ी शान से बाहर निकलती है। पास खड़ा एक यंग मास्टर खुशामद करते हुए कहता है, अचन, मैनेजर लू तुम्हारे लिए सच में बहुत अच्छी है। उसने एक वॉच पर 80 मिलियन युआन खर्च कर दिए और एक बार भी नहीं सोचा। जिसके जवाब में रुआन मुस्कुराते हुए कहती है, शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, इसलिए मेरे लिए हर चीज सबसे अच्छी होनी चाहिए, और ये मेरा वादा है कि हम कभी डिवोर्स नहीं लेंगे। यह सुनकर मैं उन्हें एक ब्लैक कार की तरफ बढ़ते हुए देखता हूं, जिस पर मैं अचानक जोर से आवाज लगाता हूं, लूरुयान। मेरी आवाज सुनते ही लूरुयान पलटकर मेरी तरफ देखती है, और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं चमकती हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ गहरी नफरत बचती है। मैं उसके पास जाता हूं, अपनी कलाई से एक शेल ब्रेसलेट उतारता हूं और कहता हूं, लूरुयान, मैं अभी इसी वक्त इस ब्रेसलेट के बदले 36,000 युआन चाहता हूं। यह वही ब्रेसलेट था जिसे उसने हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत में बीच से उठाए गए शेल्स से अपने हाथों से बनाया था। उस वक्त उसने मुस्कुराते हुए कहा था, लिनबे, मुझ पर भरोसा करो, एक दिन तुम इसी ब्रेसलेट के बदले दुनिया की सबसे कीमती चीज मुझसे ले सकोगे। मेरी बात सुनते ही लूरुयान झपटकर ब्रेसलेट मेरे हाथ से छीन लेती है। उसकी आंखें ऐसे दिख रही थीं जैसे वो मुझे जिंदा निगल जाएगी। लिनबे, 3 साल बाद दिखाई दिए हो और आते ही पैसे मांगने लगे। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, अगर नहीं हो सकता तो रहने दो। वैसे भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। असल में मैं सिर्फ मरने से पहले उसे आखिरी बार देखना चाहता था, ताकि उसकी शक्ल अपने दिल में हमेशा के लिए बसा सकूं। यह कहकर मैं ब्रेसलेट वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन लूरुयन सीधे उसे जमीन पर फेंक देती है, जिस पर आसपास खड़े लोग बातें करने लगते हैं। क्या यही वो स्कमबैग है जिसने मैनेजर लू को छोड़ दिया था? हाँ, मैंने सुना था जब मैनेजर लू अपना बिजनेस शुरू कर रही थी, तभी उसे अचानक हार्ट फेलियर हुआ था और हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई थी, लेकिन इसने उसे छोड़ दिया और किसी अमीर लड़की के साथ विदेश भाग गया। अब जरूर पछता रहा होगा, तभी इतनी बेशर्मी से वापस आया है। अगर मैं मैनेजर लू की जगह होता तो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। सही कहा, यह आदमी बहुत घमंडी है। जो कुछ वो कह रहे थे वह ऊपर से देखने पर सच ही था, लेकिन उस सच्चाई के नीचे छिपी असली कहानी कोई नहीं जानता था। उस समय जब लू रुयान को हार्ट फेलियर हुआ था और उसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, तब मैंने हर जगह भाग दौड़ की और आखिरकार उसके लिए एक मैचिंग हार्ट ढूंढ लिया। डोनर एक वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा हुआ इंसान था, लेकिन उसके पिता ड्रग रिसर्च के दीवाने थे और अपने बेटे का हार्ट डोनेट करने के बदले उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी, मुझे उनकी नई एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स का टेस्टर बनना होगा। मैं जानता था कि लू रुयान कभी भी मुझे ड्रग टेस्टर बनने की इजाजत नहीं देगी, जिस वजह से मैंने किसी की मदद लेकर चीटिंग और अबैंडनमेंट का पूरा ड्रामा तैयार किया। तभी अचानक मेरे सीने में तेज दर्द उठता है, मेरा चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन मैं अपने दांत भींचकर आवाज निकलने से रोकता हूँ। इसके बाद मैं नीचे झुकता हूँ, टूटे हुए शेल ब्रेसलेट के टुकड़े एक एक करके उठाता हूँ, उन्हें अपनी पॉकेट में रखता हूँ और वहां से जाने लगता हूँ। लेकिन तभी एक अमीर दिखने वाली महिला मेरा रास्ता रोक लेती है। उसके हाथ में कैश का एक बड़ा बंडल था। वह कहती है, सुना है पहले तुम 10,000 युआन के लिए किसी के साथ भी सो जाते थे। ये लो 10,000 युआन, अपने कपड़े उतारो और सबको दिखाओ कि तुम कितने बेशर्म हो। जिस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी दूसरा इंसान भी 10,000 युआन फेंक देता है। अगर कम है तो मैं और 10,000 देता हूँ। स्ट्रिप स्ट्रिप स्ट्रिप, चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं। मेरा चेहरा शर्म से जलने लगता है। मैं वहां से निकलना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर लूरुयान और गुयान कार में बैठने ही वाले थे, तभी अचानक कोई मेरे कपड़े खींचना शुरू कर देता है। इतना बेशर्म इंसान शर्माने का नाटक क्यों कर रहा है?
इसके सारे कपड़े उतार दो। जिस पर मैं खुद को बचाने के लिए नीचे बैठ जाता हूँ और अपने शरीर को कसकर पकड़ लेता हूँ, लेकिन तब तक मेरे कपड़े फट चुके थे और शरीर का बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगा था। मेरी नजर धुंधली होने लगती है। तभी अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजती है, सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ। ये लू रुयान की आवाज थी, जिसे सुनकर भीड़ तुरंत पीछे हट जाती है। अगले ही पल उसके शरीर की गर्माहट लिए एक जैकेट मेरे ऊपर डाल दी जाती है। फिर वह मुझे घूरते हुए पूछती है, लिन बेनबे, बिंग कहाँ है, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था और विदेश चले गए थे? क्या उसने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी है? जिस पर मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, वो मुझसे बोर हो गया और मुझे छोड़ गया, लेकिन मैं भी सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ था, इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आगे मुस्कुराकर कहता हूँ, वैसे मेरे साथ एक रात बिताने की कीमत सिर्फ 10,000 युआन है। मैनेजर लू, ट्राई करोगी? यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। क्या तुम इतने सस्ते हो? क्या तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है? जिस पर मैं बिना झिझक जवाब देता हूँ, हाँ। तुरंत वह अपने असिस्टेंट को 1,00,000 युआन लाने का आदेश देती है और फिर पूरा बंडल मेरे चेहरे पर फेंक देती है। नोटों का तेज किनारा मेरे गाल को काट देता है। इसके बाद वह ठंडी आवाज में कहती है, मंथली रेंट लेने पर डिस्काउंट तो मिलता होगा, है ना? आज से तुम मेरे सर्वेंट हो और पूरे 1 महीने तक मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। यह कहकर लू रुयान गुयान चांग के साथ कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। जिस पर मैं जमीन पर पड़े 1,00,000 युआन उठाता हूँ और खुद पर कड़वी हंसी हंसता हूँ। कम से कम मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। एक ही दिन में मैंने अपनी कब्र के लिए पैसे कमा लिए थे। इसके बाद मैं फ्यूनरल सेंटर वापस जाता हूँ, पैसे जमा करता हूँ और फिर टैक्सी लेकर उस एड्रेस पर पहुंचता हूँ जो लू रुयान ने छोड़ा था। जैसे ही मैं चुनशानहू शियाओ पहुंचता हूँ, बटर मुझे सर्वेंट के कपड़े पकड़ाता है। जल्दी बदलो, मैनेजर लू ने कहा है कि आज रात तुम्हें उसके कमरे के बाहर पहरा देना है। जिस पर मैं कपड़े बदलता हूँ और दूसरे फ्लोर पर बने बेडरूम की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन कमरे के पास पहुंचने से पहले ही अंदर से अजीब सी मॉर्निंग साउंड्स सुनाई देने लगती हैं। मैं वहीं जम जाता हूँ। वो आवाजें अदृश्य ब्लेड्स की तरह मेरे दिल में एक एक करके चुभने लगती हैं। मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी बेडरूम का दरवाजा खुल जाता है। लू रू या नाइट गॉन पहने बाहर खड़ी थी। उसकी गर्दन पर कई हाई किस साफ दिखाई दे रहे थे। वह मुझे घूरते हुए कहती है, दूसरों की खुशी की आवाजें दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनना कैसा लग रहा है? मैं समझ चुका था कि यह सब उस कथित धोखे का बदला था जो मैंने उसे दिया था। जिस पर मैं कमजोर पड़ने की बजाय मुस्कुराकर कहता हूँ, मिस्टर गु शायद थोड़े शाई हैं। मैनेजर लू ने इतना पैसा खर्च किया है, अगर चाहो तो मैं पर्सनल लेसन भी दे सकता हूँ। बेशर्म, क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे? बिल्कुल, पैसों से किसे दिक्कत होती है? यह सुनकर वह घृणा से मुझे देखती है। तुम बहुत गंदे हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी जानवर को तुमसे दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी उसकी बात समझ भी नहीं पाता। तभी लू रुयान ठंडी आवाज में आदेश देती है, इसे बैकयार्ड में ले जाओ और सैब्बो के साथ बंद कर दो। जिस पर 2 सर्वेंट्स तुरंत मुझे पकड़ लेते हैं और बैकयार्ड की तरफ घसीट कर ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि सैब्बो एक बेहद खतरनाक तिब्बती मास्टिफ है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि बचपन में ऑर्फनेज में मुझे एक डॉग ने काट लिया था और तभी से मुझे कुत्तों से बहुत गहरा डर लगता है। नहीं नहीं, मुझे अंदर मत बंद करो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। जिस पर लू रुयान की ठंडी आवाज फिर सुनाई देती है, लिनबे, क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं थे? अब डर क्यों रहे हो? जिस पर मैं कड़वी हंसी के साथ कहता हूँ, मैं पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इतनी परवर्टेड चीज के लिए तुम्हें और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो पैसे तुमने दिए हैं वो काफी नहीं है। यह सुनकर लू रुयान ठंडी आवाज में कहती है, तो मैं और 1,00,000 युआन जोड़ देती हूँ, इसे अंदर बंद कर दो। जिस पर सर्वेंट्स जबरदस्ती मुझे धक्का देकर केज के अंदर बंद कर देते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब गुयान चेन कपड़े बदलकर बाहर आता है तो वह एक अजीब नजारा देखता है। बॉडीगार्ड्स मुझे उठाकर ले जा रहे थे, जबकि लू रुयान उनके साथ घबराई हुई दौड़ रही थी। यहाँ तक कि जल्दबाजी में उसने गुयान चेन को टक्कर मारकर गिरा भी दिया, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। यह देखकर गुयान चेन की नजर मुझ पर टिक जाती है और उसकी आंखों में जलन और क्रूरता की एक चमक उभरती है। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो खुद को एक मुलायम बेड पर लेटा हुआ पाता हूँ। मेरी कैलफ पर लगे घाव पर बैंडेज बंधी हुई थी। वहीं पास में बूसियान शेनान खड़ा था। मुझे जागते देखकर वह तेज और ठंडी आवाज में कहता है, लिनबे, जब तुमने मरती हुई रुआन को छोड़ दिया था और उसे वेडिंग रूम में अकेला छोड़कर चले गए थे, तब वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि वो लगभग मर ही गई थी? जब मैं वहां पहुंचा था तब वो पूरे फर्श पर खून उगल रही थी और फिर भी तुम्हारा नाम पुकार रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। और जैसे ही मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया, एक डॉक्टर आकर बताता है कि उसके लिए मैचिंग हार्ट मिल गया है। लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया पता है? वो तुम्हें ढूंढने निकल गई। वो कहती थी कि अब वह ठीक हो गई है, इसलिए तुम उससे नफरत नहीं करोगे। वो कहती थी कि वो खूब मेहनत करेगी और तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी देगी, लेकिन तुम उसे छोड़कर विदेश चले गए और वहां मौज मस्ती करते रहे। क्या तुम्हें पता है एयरपोर्ट पर रुआन कितनी बुरी तरह रोई थी? यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि इन 3 सालों में मेरा दर्द लू रुयान से बिल्कुल कम नहीं था। मैं उस अंधेरी बिना खिड़की वाली लैब में कैद था,
जहां हर दिन सिर्फ पिल्स, ड्रग एक्सपेरिमेंट्स और दर्द मेरा इंतजार करते थे। मैंने लू रुयान के साथ रहने और उसके दिल तक पहुंचने में पूरे 3 साल लगाए थे, और अब जब हम शादी के करीब पहुंच चुके थे तभी मैं वापस आया था, लेकिन पैसों के लिए नहीं। मैं कहना चाहता था कि मैं मरने वाला हूं और सिर्फ आखिरी बार लू रुयान को देखने आया हूं, लेकिन आखिर में मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तभी अचानक गुयान चैन बेड से उठता है और बिना किसी चेतावनी के मुझे पकड़कर खींच लेता है। अगले ही पल वह अपना सिर दीवार पर दे मारता है। धड़ाम। उसके माथे से चमकीला लाल खून बहने लगता है। उसी समय लू रुयान कमरे में दौड़ती हुई आती है। वह फौरन गुयान चेन को संभालती है और घबराकर पूछती है, एचन, तुम ठीक हो? जिस पर गुयान चेन कांपती आवाज में कहता है, रुयान, लिनबे ने मुझे धक्का दिया। यह सुनकर मैं वहीं जम जाता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुयान चेन मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाएगा। मैं कुछ समझाने ही वाला था कि तभी धड़ाम, लू रुयान मुझे जोरदार लात मारती है। अगर अचेन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यह कहकर वह तुरंत गुतियान चेन को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजर गया। फिर बटलर कुछ लोगों को लेकर कमरे में आता है। जिस तरह वे मुझे पकड़कर ले जाते हैं, ऐसा लगता था जैसे मैं कोई बड़ा अपराधी हूँ। हॉस्पिटल पहुंचने पर गुयान चेन के सिर पर बैंडेज बंधी हुई थी। वह बेड पर कमजोर बनकर लेटा था। लू रुयान की आंखों में उसके लिए चिंता और दर्द भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, वह दर्द तुरंत नफरत में बदल जाता है। घुटनों के बल बैठो और अचैन से माफी मांगो। जिस पर कई लोग मुझे पकड़कर जबरदस्ती घुटनों पर गिरा देते हैं। मैं अब संघर्ष करना छोड़ चुका था। मेरी आंखों में सिर्फ मौत जैसी खामोशी बची थी। मैं शांत आवाज में पूछता हूँ, अगर मैं माफी मांग लूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुका हूँ। अब मैं सिर्फ किसी शांत जगह पर जाकर अपनी मौत का इंतजार करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही लू रुयान का दिल अनजाने में कांप उठता है, लेकिन अगले ही पल वह बेड के पास रखा कप उठाती है और पूरा पानी मेरे चेहरे पर फेंक देती है। तुम्हें मुझसे शर्त रखने का कोई हक नहीं है। जो कर्ज तुम मुझ पर छोड़ गए थे, उसे तुम इस जिंदगी में कभी नहीं चुका सकते। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, मैनेजर लू, तुम्हें तो मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। लवर्स हर दिन ब्रेकअप करते हैं, तो फिर मैं तुम्हारा कौन सा कर्जदार हो गया? यह सुनकर लू रुयान का चेहरा गुस्से से भर जाता है। तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। इसे पकड़ो, इसका सिर जमीन पर मारो और अचेन से माफी मंगवाओ। जिस पर लोग मेरा सिर पकड़कर जोर जोर से फर्श पर मारना शुरू कर देते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मेरा माथा सूज जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं रुकता। आखिरकार गुयान चेन बोलता है, रुयान, मैं अब ठीक हूँ, इसे जाने दो। जिस पर लू रुयान कहती है, आचेन, इसका इरादा बहुत बुरा है। इसने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। तुम इसे लेकर नरम मत पड़ो। गुयान चेन धीरे से सिर हिलाता है। मैं इसके लिए दया नहीं दिखा रहा। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को आजाद कर लो। रुयान, 3 साल हो गए हैं। तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। यह सुनकर लू रुयान तुरंत कहती है, आचेन, ज्यादा मत सोचो। मैं अब उससे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ उस दिलहीन आदमी से बदला लेना चाहती हूँ, बस इतना ही। सच में? बिल्कुल। मैं वादा करती हूँ, हमारी शादी से पहले मैं इसे हमारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। यह सुनकर गुयान चेन अनमने मन से सिर हिला देता है। इसके बाद लू रुयान मेरी तरफ देखती है। मेरा सिर खून से लथपथ था। वह ठंडी आवाज में कहती है, किसी डॉक्टर को बुलाओ और इसका घाव बांध दो। जिस पर पास से गुजर रहे डॉक्टर लू को बुला लिया जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर लू मुझे जमीन पर देखता है, उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। मिस्टर लिन, यह सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि डॉक्टर लू वही इंसान था जो उस हार्ट ट्रांसप्लांट की पूरी सच्चाई जानता था। उसी ने मुझे पहले समझाने की कोशिश की थी। शाओजी एक फार्मास्यूटिकल मैडमैन है। उसका अपना बेटा भी उसकी वजह से वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गया। उसकी लैबोरेटरी में ड्रग टेस्टर बनना मतलब अपनी जिंदगी किसी और की जिंदगी के बदले देना है। लेकिन उस समय मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी, क्योंकि चाहे मेरी जान चली जाती, मैं फिर भी लू रुयान को बचाना चाहता था। अब अगर लू रुयान उससे ज्यादा सवाल पूछती तो पुरानी सच्चाई सामने आ सकती थी, जिस पर मैं तुरंत पहले बोल पड़ता हूँ। बिंग और मैंने बहुत ज्यादा पार्टी कर ली थी। फिर देर रात मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर लू ने मेरा इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया था। मेरी बात सुनकर लू रुयान घृणा से भर जाती है। लिनबे, तुम सच में बेशर्म हो। इसके बाद वह गुस्से में आदेश देती है, पूरा वार्ड डिसइंफेक्ट करो और यहाँ मौजूद हर इंसान को भी। यह कहकर वह गुयान चेन को लेकर बाहर चली जाती है, जिस पर मैं जल्दी से डॉक्टर लू की स्लीव पकड़ लेता हूँ। डॉक्टर लू, प्लीज लू रुयान को सच्चाई मत बताइए। डॉक्टर लू मेरी तरफ देखकर भारी सांस लेता है। तुमने उसे बचाने के लिए उस लैबोरेटरी में 3 साल तक नरक झेला। अब तुम मरने वाले हो और फिर भी वो तुम्हें गलत समझ रही है। क्या यह सब सच में इसके लायक था? मैं सिर्फ चुप रहता हूँ। तभी हैजमेट सूट पहनी हुई नर्सेज अंदर आती हैं। उनके हाथों में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे था। वे पूरे कमरे और मेरे शरीर पर लगातार स्प्रे करने लगती हैं। गाढ़े धुएं जैसी गंध मेरे गले में भर जाती है। मैं जोर जोर से खांसने लगता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर डॉक्टर लू गहरी सांस छोड़ता है। फिर मुझे एक टिश्यू देता है और मेरे माथे का घाव साफ करके दोबारा बैंडेज बांध देता है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक लू रुयान कोई बहुत अजीब काम नहीं करती। वह सच में मुझे सिर्फ एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती रहती है
और लगातार मुझे परेशान करती रहती है। कभी वह मुझे पानी का बेसिन पकड़ाकर अपने पैर धुलवाती है, फिर जानबूझकर बेसिन को लात मारकर गिरा देती है और मुझे घुटनों के बल बैठकर पूरा फर्श साफ करने को कहती है। कभी मैं घंटों मेहनत करके खाना बनाता हूँ, लेकिन वह पूरा खाना मेरे सामने जमीन पर डाल देती है और डॉग को खिला देती है। तुम जैसे गंदे इंसान सिर्फ जानवरों के लिए खाना बनाने के लायक हो। इसके बाद वह गुयान चेन को लग्जरी बुटीक्स में लेकर जाती है। वहां वह वॉचेस पर करोड़ों खर्च कर देती है और उन सभी बॉक्सेस को उठाकर विला तक पैदल ले जाने का काम मुझे मिलता है। मैं पूरे दिन और पूरी रात भागता रहता हूँ, जब तक कि आखिरकार सड़क पर थक कर गिर नहीं जाता। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो खुद को फिर हॉस्पिटल में पाता हूँ, जिस पर डॉक्टर लू गंभीर आवाज में कहता है, पिछले कुछ दिनों की ओवर एक्सर्शन ने तुम्हारे शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया है। अब तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। यह सुनकर मुझे दुख नहीं होता, बल्कि राहत महसूस होती है। आखिरकार मैं इस आधे मरे हुए शरीर को घसीटना बंद कर सकूंगा और लू रुयान के लिए दिल में दबे प्यार को भी साथ लेकर जा सकूंगा। लेकिन मरने से पहले मुझे एक काम और करना था। तभी मेरा फोन बजता है। दूसरी तरफ लू रुयान थी। लिन, तुम्हें सिर्फ हल्का एनीमिया है और तुम हॉस्पिटल में पड़े पड़े आराम कर रहे हो। जी, जल्दी रोमांटिक वेडिंग ड्रेस शॉप पहुंचो, आचन को कपड़े बदलने में मदद करनी है। जिस पर मैं बेड से उठता हूं और शॉप की तरफ निकल पड़ता हूं। क्योंकि मेरा चेहरा बहुत ज्यादा पीला और डरावना लग रहा था, इसलिए मैं एक नर्स से हल्का मेकअप करवा लेता हूं ताकि कोई मेरी हालत न समझ सके। जब मैं शॉप पहुंचता हूं तब तक लू रुयान और गु यान चेन वेडिंग ड्रेस और ट्यूक्सिडो पहनकर फिटिंग रूम से बाहर निकल चुके थे। लैवेंडर कलर की वेडिंग ड्रेस लू रुयान की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रही थी, जिस पर पास खड़ी शॉप असिस्टेंट्स तारीफ करते हुए कहती हैं, ये वेडिंग ड्रेस सच में बहुत खूबसूरत है। सुना है इसे मैनेजर लू ने खुद डिजाइन किया है। हाँ, मैंने सुना है कि इस ड्रेस पर बना लैवेंडर पैटर्न प्रोवेंस की ओरिजिनल डिजाइन को स्टिच बाय स्टिच कॉपी करके बनाया गया है। यह सुनकर मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरी आंखें धीरे धीरे नम होने लगती हैं, क्योंकि यह वही ड्रेस थी जिसे मैंने कभी लू रुआन के लिए डिजाइन किया था और अब लू रुयान ने सच में उसे बनवा दिया था। लेकिन जिस इंसान से वह शादी करने जा रही थी वह अब मैं नहीं था। उधर लू रुयान बड़े प्यार से गुयान चेन के बाल ठीक करती है। फिर वह पलटकर मेरी तरफ देखती है। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। तुम्हारा कॉम्प्लेक्सियन तो काफी रोजी लग रहा है। लगता है डॉक्टर के साथ मिलकर बीमारी का बहाना बनाया था। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। वह मेरी सच्चाई समझ चुकी थी। असल में मैं कुछ दिन और आराम करना चाहता था। लेकिन लू रुयान ठंडी आवाज में कहती है, लिनबे, मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए 1 लाख युआन दिए हैं। छुट्टियां मनाने के लिए नहीं रखा है। जाओ अचन के शूज लेकर आओ। जिस पर मैं आगे बढ़ता हूँ, शेल्फ से पॉइंटेड लेदर शूज उठाता हूँ और उन्हें गुयान चेन के पैरों के पास रख देता हूँ। लेकिन तभी गुयान चेन अपना पैर उठाता है और पूरी ताकत से मेरे हाथ के ऊपर रख देता है। मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है, जिस पर वह बनावटी हैरानी दिखाते हुए कहता है, ओह सॉरी, मेरी नजर फिसल गई थी, मैंने ठीक से देखा नहीं। वैसे भी ये सिर्फ एक सर्वेंट ही तो है। यह सुनकर लू रुयान बिल्कुल शांत रहती है। इस पर पैर रख दिया तो क्या हुआ? क्या इसके लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी? इसके बाद लू रुयान आगे बढ़ती है और गुयान चेन का हाथ पकड़ लेती है। उधर गुयान चेन की आंखों में साफ साफ प्यार दिखाई दे रहा था। एक शॉप असिस्टेंट भी बड़ी समझदारी से आगे आती है और लू रुयान की वेडिंग ड्रेस का ट्रेल ठीक करने लगती है, जिस पर कुछ लोग मुझे किनारे धकेल देते हैं। मैं चुपचाप वहां से निकल जाता हूँ। लेकिन कुछ ही कदम चला था कि पीछे से किसी ने मेरी बांह पकड़ ली। मैं पलटकर देखता हूँ, वह लू रुयान थी। वह मुझे पास के लाउंज में खींच लेती है और रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। लिनबे, अगर तुमने उस समय चीट नहीं किया होता तो आज यह सब तुम्हारा होता। अब तुम्हें पछतावा होता होगा, है ना? पछतावा, ये शब्द सुनते ही मैं कुछ देर के लिए खामोश हो जाता हूँ। अगर मैंने ड्रग टेस्टर बनने का फैसला नहीं लिया होता तो मुझे वो 3 अंधेरे और निराशा से भरे साल नहीं झेलने पड़ते। मैं मौत के इतने करीब भी नहीं पहुंचता। लेकिन अपने सामने खड़ी जिंदा और स्वस्थ लू रुयान को देखकर मुझे लगता है कि यह सब इसके लायक था। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। यह सुनकर लू रुयान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। क्यों? तुमने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया था। अब मेरे पास पैसा भी है और स्टेटस भी, फिर तुम्हें पछतावा क्यों नहीं होता? जिस पर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, कोई खास वजह नहीं। मैं अपनी जिंदगी में किए किसी भी फैसले पर पछतावा नहीं करता। इसके बाद मैं एक बैंक कार्ड निकालता हूँ। यह बाकी के 64,000 युआन है। मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। आज से मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। लू रुयान, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। यह कहकर मैं कार्ड उसके हाथ में रख देता हूँ और मुड़कर जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं कुछ देर और वहां रुका तो अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं डोर हैंडल पकड़ता हूँ, अचानक लू रुयान पीछे से दौड़ कर आती है और अपनी बाहों से मेरी कमर को कसकर पकड़ लेती है। अगले ही पल वह मुझे दीवार से दबा देती है। लिनबे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी वही 3 साल पहले वाली मासूम लू रुयान हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो चले जाओगे, जब चाहो मुझे छोड़ दोगे? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुल जाता है। गुयुयन चेन ग्रूम सूट पहने दरवाजे पर खड़ा था और हमारी हालत देखकर उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं।
यह देखकर लूरू यान को जैसे होश आता है। वह तुरंत मुझे छोड़ देती है, फिर अपराध बोध से गुयान चेन की तरफ देखने लगती है। एचन, लेकिन गुयान चेन कुछ नहीं सुनता। वह कुछ कदम पीछे हटता है और फिर मुड़कर भाग जाता है, जिस पर लूरू यान तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उन दोनों के जाने के बाद मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो जाती है। मैं धीरे धीरे दीवार के सहारे नीचे फिसल जाता हूँ। फर्श पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लेता हूँ, लेकिन फिर भी आंसू मेरी उंगलियों के बीच से बाहर निकल आते हैं। मैं साफ महसूस कर सकता था लूरू यान अब भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उसके प्यार का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं मरने वाला था। भगवान, आखिर आप मुझे और लूरू यान को इतनी सजा क्यों दे रहे हैं? उधर दूसरी तरफ जैसे ही गो यान चेन वेडिंग शॉप से बाहर निकलता है, एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन आखिरी समय पर लूरू यान उसे खींचकर पीछे कर लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। यह देखकर गो यान चेन कांपती आवाज में पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? ऐसा करती तो तुम खुलेआम लिन बे के साथ रह सकती थी। जिस पर लूरू यान गहरी सांस लेती है। अचैन, मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनना चाहता। अचैन, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जिस दिन लिनबे मेरे सामने वापस आया, उस दिन से मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर मैं अभी तुमसे शादी करूं तो यह तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी होगी। यह सुनकर गो यान चेन की आंखें लाल हो जाती हैं। रुआन, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। लिनबे तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, फिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? मैं तुमसे पूरे 5 साल से प्यार करता हूँ। जिस पर लूरू यान की आंखें भर आती हैं। लेकिन मैं लिनबे से 18 साल से प्यार करती हूँ। जब मैं 7 साल की थी और ऑर्फनेज में उससे पहली बार मिली थी, उस दिन उसने मुझे एक कैंडी दी थी। उस रात मैं चुपके से रो रही थी और उसी पल वह मेरे दिल में बस गया। उसने मुझे छोड़ा जरूर था, लेकिन मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। अचैन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह सुनकर गुयान चेन जल्दी से कहता है, रुआन, होश में आओ। लिनबे तुमसे प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है। जिस पर लूरू यान बिना झिझक जवाब देती है, अगर उसे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है तो मैं उसे पैसे दे दूंगी। इसके बाद लूरू यान गुयान चेन को वापस वेडिंग ड्रेस शॉप लेकर आती है। वह मेरे सामने अपने दिल की सच्ची बात कहने वाली ही थी, लेकिन उससे पहले मैं बोल पड़ता हूँ। मैनेजर लू, बिंग और मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं वापस आया था, लेकिन अभी बिंग का कॉल आया था। हम दोनों की पैचअप हो गई है। उसने मेरे लिए यूएस की फ्लाइट टिकट भी बुक कर दी है। मैं वापस जाने का फैसला कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपकी और मिस्टर गू की शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मैं आप दोनों को 100 साल की खुशियां और ढेर सारे बच्चे होने की शुभकामनाएं देता हूँ। यह सुनकर लूरू यान का चेहरा सफेद पड़ जाता है। लिनबे, मैं तुम्हारे लिए क्या थी? जिस पर मैं जानबूझकर मुस्कुराता हूँ। सच में मैनेजर लू, क्या मुझे सब कुछ साफ साफ बोलना पड़ेगा? तुम सिर्फ बैकअप थी। जब मेरा और बिंग का ब्रेकअप हुआ था तब मैं तुम्हारी सफलता का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन अब बिंग वापस आ गया है तो जाहिर सी बात है मैं उसी को चुनूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैनेजर लू अच्छी नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव है। मुझे बिंग जैसे लोग पसंद हैं जो मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकें। यह सुनकर लूरू यान का चेहरा गुस्से से भर जाता है। तुम सच में बेशर्म हो? जिस पर मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, हाँ, मैं बेशर्म हूँ। ये बात तो तुम्हें 3 साल पहले ही पता चल जानी चाहिए थी। यह कहकर मैं आगे बढ़ने लगता हूँ, लेकिन तभी लूरू यान हाथ फैलाकर मेरा रास्ता रोक देती है। लिनबे, मेरा ब्रेसलेट वापस करो। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। जिस पर मैं रुक जाता हूँ। फिर अपनी कलाई से वह शेल ब्रेसलेट उतारता हूँ जिसे मैंने टूटने के बाद बड़ी मुश्किल से दोबारा जोड़ा था। लूरू यान ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेती है और अगले ही पल उसे अपने पैर के नीचे रखकर पूरी ताकत से कुचल देती है। ब्रेसलेट फिर से टुकड़ों में बिखर जाता है। इस बार उसे दोबारा जोड़ने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसी पल मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल भी उसके साथ टूट गया हो। मैं धीरे से पूछता हूँ, अब मैं जा सकता हूँ? जिस पर लूरू यान कहती है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। उसे लेने के बाद तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था क्योंकि अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, मेरे मरने के बाद भी लूरू यान स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रहे। इसके बाद लूरू यान गुयान चेन की तरफ देखकर कहती है, आचैन, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। जब मैं वापस आऊंगी तब मेरे दिल में सिर्फ तुम होगे और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। जिस पर गुयान चेन सिर हिलाता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद लूरू यान मुझे जिंग सिटी की सबसे बड़ी कैंडी शॉप में लेकर जाती है। वह अंदर जाते ही कहती है, स्टोर की सारी कैंडी बाहर निकालो। शॉप स्टाफ हैरान रह जाता है। मिस, क्या आप सच में सारी कैंडी खरीदना चाहती हैं? हाँ, सारी। कुछ ही देर में वेयरहाउस की पूरी कैंडी हमारे सामने रख दी जाती है। फिर लूरू यान मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लिनबे, एक समय तुमने मुझे सिर्फ एक कैंडी दी थी और उसी एक कैंडी के साथ मेरा दिल भी ले गए थे। अब मैं तुम्हें हजारों और लाखों कैंडीज वापस दे रही हूँ ताकि अपना प्यार वापस खरीद सकूं। यह सुनकर मेरा दिल दर्द से भर जाता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभालते हुए कहता हूँ, ठीक है लूरू यान, आज से हमारे बीच कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। जिस पर वह सिर हिलाती है, हाँ, अब हम बराबर हैं। इसके बाद वह बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। धीरे धीरे भीड़ में उसकी परछाई गायब हो जाती है और मैं उसे तब तक देखता रहता हूँ जब तक वह पूरी तरह नजरों से ओझल नहीं हो जाती। फिर मैं नीचे रखी कैंडीज को उठाता हूँ।
एक एक कैंडी खोलकर अपने मुंह में डालने लगता हूँ, खाता जाता हूँ जब तक कि मेरा पेट पूरी तरह भर नहीं जाता और फिर मुझे उल्टी होने लगती है। मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ और जोर जोर से रोने लगता हूँ। उन 3 सालों का दर्द, वो सारी तकलीफें और लू रू यान के लिए दबा हुआ प्यार, सब कुछ मेरे आंसुओं के साथ बाहर निकलने लगता है। काफी देर बाद मैं शॉप असिस्टेंट से कहता हूँ कि सारी कैंडीज पैक करके जिंक सिटी ऑर्फनेज के बच्चों को डोनेट कर दी जाएं। इसके बाद अगले दिन मैं प्लेन टिकट खरीदता हूँ और अपने पहले से तय किए हुए फ्यूनरल लोकेशन प्रोवेंस की तरफ रवाना होने की तैयारी करने लगता हूँ। मैंने अपने लिए फ्लावर ब्यूरियल चुना था और मेरी राख को प्रोवेंस के लैवेंडर फील्ड्स में बिखेरा जाना था। लेकिन जैसे ही मैं प्लेन में चढ़ने वाला होता हूँ, तभी बड़े स्क्रीन पर एक कार एक्सीडेंट की न्यूज चलती है, जिसे देखकर मैं तुरंत उस बुरी तरह से टूटी हुई कार को पहचान लेता हूँ, क्योंकि वह लियो रुआन की कार होती है। यह देखते ही मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, जिस पर मैं बिना एक पल गंवाए हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़ता हूँ। रास्ते भर मैं बार बार लियो रुआन के फोन पर कॉल करता रहता हूँ, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता है, जिस पर मैं भगवान से लगातार प्रार्थना करता हूँ। उनसे बस यही मांगता हूँ कि लियो रुआन सुरक्षित हो, उसके बदले मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं देने को तैयार होता हूँ। इसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, तब डॉक्टर लू गंभीर आवाज में गुयू यान चेन से कहता है, पेशेंट को रिवाइव कर लिया गया है और अब उसकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन एक्सीडेंट के इम्पैक्ट की वजह से उसकी आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है। उसकी कॉर्नियाज बुरी तरह खराब हो चुकी हैं। जब वह होश में आएगी तब वह देख नहीं पाएगी। जिस पर गुयू यान चेन घबराकर कहता है, डॉक्टर प्लीज आपको उसकी आंखें ठीक करनी होंगी, वे उसके लिए बहुत जरूरी हैं। जिसके जवाब में डॉक्टर लू कहता है, उसे ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी, लेकिन अभी हॉस्पिटल में कोई कॉर्निया डोनर मौजूद नहीं है। यह सुनते ही मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, मैं डोनेट करूंगा, मैं अपनी कॉर्नियाज डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज सर्जरी तुरंत शुरू कीजिए। जिस पर डॉक्टर लू मेरी तरफ देखकर कहता है, मिस्टर लिन, एक जिंदा इंसान अपनी कॉर्नियाज डोनेट नहीं कर सकता, आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं। जिसके जवाब में मैं शांत आवाज में कहता हूँ, वैसे भी मेरे पास जीने के लिए सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं। अगर वह दोबारा नहीं देख सकती, अगर उसके देखने के लिए मेरा मरना जरूरी है, तो मैं अभी मरने के लिए भी तैयार हूँ। आगे काफी डिस्कशन और लायबिलिटी वेवर पर सिग्नेचर्स होने के बाद हॉस्पिटल आखिरकार सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर मैं राहत की सांस लेता हूँ और फिर गुयू यान चेन की तरफ देखता हूँ। प्लीज लियो रुआन को मत बताना कि कॉर्नियाज मैंने डोनेट की हैं। यह सुनकर गुयू यान चेन हैरान हो जाता है। वह पूछता है, आखिर क्या चल रहा है, तुम मरने वाले कैसे हो, और क्या उस समय तुम्हारा बेट्रेल सच में पैसों के लिए नहीं था? जिसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मिस्टर गू, अब से लियो रुआन का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे ऑपरेटिंग रूम की तरफ चला जाता हूँ। ऑपरेटिंग रूम के अंदर मैं और लियो रुआन एक दूसरे के पास रखे 2 बेड्स पर लेटे होते हैं, जिस पर मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी फिंगर के साथ इंटरलॉक कर देता हूँ। इसके बाद मैं चुपचाप उस नाम को पुकारता हूँ जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में छिपाकर रखा था। बेबी, मरने से पहले तुम्हारे लिए आखिरी बार कुछ कर पाने से मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। इसके बाद जैसे जैसे एनेस्थीसिया मेरे शरीर में इंजेक्ट होता जाता है, मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और फिर आखिरकार मेरी उंगलियां उसके हाथ से अलग हो जाती हैं। दूसरी तरफ लियो रुआन को ऐसा फील होता है जैसे वह एक बहुत लंबा सपना देख रही हो। उस सपने में ऑर्फनेज में हमारी पहली मुलाकात होती है, फिर हमारा पहला किस दिखाई देता है और फिर मेरा बेट्रियल और कैंडी स्टोर में हमारी आखिरी जुदाई भी नजर आती है। जिसके बाद धुंधली सी आवाज में उसे कोई कहते हुए सुनाई देता है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा, डोनर लिंबे की डेथ हो चुकी है। इसके कुछ ही समय बाद मेरे शरीर को सफेद चादर से ढक दिया जाता है और ऑपरेटिंग रूम से बाहर लाया जाता है। यह देखते ही गुयू यान चेन घबराकर आगे बढ़ता है, जिस पर डॉक्टर कहता है, सर्जरी के दौरान मिस्टर लिन को हार्ट फेलियर की वजह से शॉक आया और उनकी डेथ हो गई। यह सुनकर गुयू यान चेन पूरी तरह स्टन रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके सामने क्या हो रहा है। उसने अभी अभी यह शक करना शुरू किया था कि शायद लू रू यान के साथ मेरा बेट्रेल किसी छिपे हुए कारण की वजह से हुआ था, लेकिन अब मैं उसकी आंखों के सामने मर चुका होता हूँ। इसी दौरान फ्यूनरल सेंटर के कुछ स्टाफ आगे आते हैं और मेरे द्वारा जिंदा रहते हुए साइन किया गया एंट्रास्टमेंट लेटर दिखाते हैं, जिस पर वे कहते हैं, मिस्टर लिन ने 10 दिन पहले हमारे साथ अपना फ्यूनरल बुक कराया था, कृपया उनका बॉडी हमें ट्रांसफर कर दीजिए। यह सुनकर गुयू यान चेन चौंक जाता है। तुम कह रहे हो कि लिन बे ने 10 दिन पहले अपना फ्यूनरल बुक किया था? जिसके जवाब में स्टाफ कहता है, यस, अब हम एग्रीमेंट के अनुसार मिस्टर लिन के बॉडी का क्रिमेशन करेंगे और उनका फ्यूनरल आयोजित करेंगे। इतना कहकर वे लोग मेरे बॉडी को वहां से ले जाते हैं, जिस पर गुयू यान चेन उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ रिकवरी रूम से लियो रुयान को बाहर लाया जा रहा होता है। इसलिए वह और कुछ सोच नहीं पाता और लियो रुयान के साथ उसके हॉस्पिटल रूम में चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद लियो रुयान एनेस्थीसिया से जागती है। जैसे ही वह अपने बेड के पास गु यान चेन को देखती है, उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसका पूरा सपना सिर्फ मेरे बारे में था। लेकिन आंख खुलते ही उसके सामने मैं नहीं बल्कि
गुटियान चेन खड़ा होता है। उसी समय उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, लियू रुयान, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। वह हार्टलेस आदमी शायद अब तक यूएस के लिए फ्लाइट पकड़ चुका होगा ताकि बिंग के साथ फिर से रह सके। जिस पर गुयान चेन मुस्कुराकर कहता है, रुयान तुम जाग गई? और लियू रुयान जवाब देती है, एन मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। जिस पर वह कहता है, लियूयान अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। इसी दौरान अटेंडिंग डॉक्टर अंदर आता है और जाग चुकी लियू रुयान का पोस्ट ऑपरेटिव चेकअप शुरू करता है। विजन नॉर्मल है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन का कोई साइन नहीं है। यह सुनते ही लियू रुयान चौंक जाती है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट? उसे अचानक ऑपरेटिंग रूम की वह धुंधली आवाज याद आने लगती है जिसे उसने सपने का हिस्सा समझ लिया था। जिस पर वह सोचने लगती है, क्या यह सच हो सकता है? जिसके जवाब में डॉक्टर कहता है, यस, कार एक्सीडेंट के इम्पैक्ट से आपकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। आपकी कॉर्नियाज बुरी तरह रप्चर हो गई थीं। अगर ट्रांसप्लांट नहीं होता तो आप हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाती। यह सुनते ही लियू रुयान तुरंत पूछती है, मेरी कॉर्नियाज किसने डोनेट की? वह कौन है? लेकिन डॉक्टर कहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स की वजह से हम डोनर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। जिस पर लियू रुयान तुरंत बेड से उठने की कोशिश करती है। यह देखकर गुयुयान चेन पूछता है, रुयान तुम क्या कर रही हो? जिसके जवाब में वह कहती है, अगर वे मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगाऊंगी। फिर गुयुयान चेन कहता है, मुझे पता है वह कौन है। वह वही वुमन है जिसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। जिस पर लियू रुयान थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है, एन क्या तुम्हें पता है, ऑपरेटिंग रूम में मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा था। उसमें सिर्फ लिन बे था। मैंने ये भी सपना देखा कि मेरी कॉर्नियाज उसी ने डोनेट की थी। क्या यह कितना अजीब नहीं है? जिसके जवाब में गुयान चेन कहता है, रुयान लिन बे को भूल जाओ। उन सभी यादों को एक खूबसूरत, चमकदार लेकिन दर्द भरे और कभी न भूलने वाले ड्रीम की तरह समझो। यह सुनकर लियू रुयान धीरे से कहती है, शायद मुझे सच में आगे बढ़ना चाहिए। लिन बे, आज से मैं तुम्हें अपनी यादों से पूरी तरह मिटा दूंगी। इसके बाद एक हफ्ते बाद लियू रुयान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और गुयान चेन के साथ अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। जल्द ही उनकी शादी की खबर पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है। लेकिन जैसे जैसे वेडिंग डे करीब आता है, लियू रुयान पहले से ज्यादा डिप्रेस्ड महसूस करने लगती है। कई बार उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह शादी से भाग जाए और मुझे ढूंढने के लिए यूएस चली जाए। लेकिन हर बार वह खुद को जबरदस्ती रोक लेती है। वह खुद से कहती है कि एन ने उसकी जान बचाई थी। उसके जीवन के सबसे अंधेरे और मुश्किल समय में वही उसके साथ खड़ा रहा था, इसलिए वह एन को निराश नहीं कर सकती। धीरे धीरे लियू रुयान शराब के सहारे खुद को सुन्न करना सीख जाती है, क्योंकि सिर्फ नशे की हालत में ही वह अपने दर्द को कुछ समय के लिए भूल पाती है। एक बार फिर नशे में होने के बाद लियू रुयान गुयान चेन को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। तुम मेरे साथ इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारे मुझे छोड़कर जाने को माफ कर सकती हूँ। मैं यूएस में बानिंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भी नजरअंदाज कर सकती हूँ। लिनबे, वापस आ जाओ। तुमने वह वेडिंग ड्रेस देखी थी ना जिसे मैंने डिजाइन किया था? क्या वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी तुमने डिस्क्राइब की थी? जब मैं उसे डिजाइन कर रही थी तब मैंने न जाने कितनी बार इमेजिन किया था कि मैं उसे पहनकर तुमसे शादी कर रही हूँ। लिनबे, अब मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। फिर भी तुमने बानिंग को क्यों चुना? क्यों? आखिर क्यों? जिस पर वह लगातार गुयुयान चेन का हाथ पकड़कर जवाब मांगती रहती है। लेकिन गुयुयान चेन के दिल को कभी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वह हमेशा से जानता था कि लियू रुयान मुझसे बहुत गहरा प्यार करती है। दिन में चाहे वह इसे कितनी भी अच्छी तरह छिपा ले, लेकिन वह जानता है कि उसने मुझे एक पल के लिए भी नहीं भुलाया है। इसके बाद जब वह लियू रुयान को घर छोड़ता है तब वह अकेला विला से बाहर निकल आता है। वह अंधेरे होते आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान आसमान का एक तारा बन जाता है। लिन, क्या तुम अब एक तारा बन चुके हो? पहले वह मुझे गोल्ड डगर, मटेरियलिस्टिक, घमंडी और क्रूअल इंसान समझता था, लेकिन कॉर्नेल इंसिडेंट के बाद उसे लगने लगता है कि शायद वे लोग शुरू से ही मुझे गलत समझते आए थे। शायद इस पूरी कहानी के पीछे कोई ऐसा ट्रुथ छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन अब उसे लगता है कि उस सच्चाई की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मर चुका हूं और जो मर चुके होते हैं वे दोबारा वापस नहीं आते। कभी कभी सच्चाई भी एक बोझ बन जाती है, जिस पर वह अपने लिए वेडिंग डे को एक डेडलाइन बना लेता है। अगर लियू रुयान सच में उसका हाथ पकड़कर ऑल्टर तक पहुंच जाती है तो वह पूरी जिंदगी उससे प्यार करेगा, उसका ख्याल रखेगा और उसके दिल को गर्माहट देता रहेगा। लेकिन अगर आखिर में उनकी शादी नहीं हो पाती तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। और तब वह लियू रुआन को मेरी कॉर्नेल डोनेशन की पूरी सच्चाई बता देगा। वेडिंग से 3 दिन पहले लियू फैमिली और गू फैमिली के रिश्तेदार शादी के अरेंजमेंट्स डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लियू रुआन बचपन में ही ऑर्फन हो गई थी और ऑर्फनेज में पली बढ़ी थी, इसलिए उसके संपर्क में बहुत कम रिश्तेदार थे। लेकिन गो फैमिली काफी बड़ी थी और शादी में शामिल होने के लिए कई रिश्तेदार विदेशों से वापस आए हुए थे। इसी दौरान गुयान चेन का कजिन यूएस से वापस आता है और अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आता है, जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रोदर, सिस्टर इन लॉ, ये मेरी गर्लफ्रेंड बनिंग है।
यह सुनते ही पूरे कमरे का माहौल अचानक बेहद शांत हो जाता है। लियू रुयान की नजरें सीधे बान इन्नग पर टिक जाती हैं, जिस पर वह हैरानी से पूछती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर लिनबे का क्या हुआ? दूसरी तरफ बान इन्नग भी लियू रुयान को पहचान लेती है। यह देखकर उसे महसूस होता है कि दुनिया सच में बहुत छोटी है। जिस लड़की को कभी मैंने अपने फेक अफेयर का हिस्सा बनने के लिए कहा था, आज वही उसके बॉयफ्रेंड के जरिए फिर से उसके सामने खड़ी होती है। उस घटना को याद करके बानिंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, जिस पर वह कहती है, लिनबे की बात बहुत पुरानी हो चुकी है, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले ही हो गया था, गू ही मेरा रियल लव है। यह सुनते ही लियू रुयान का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। तो पहले तुम लिनबे को बहला फुसलाकर यूएस ले गई और अब कह रही हो कि तुम्हारा ट्रू लव कोई और है? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी, तुम जैसी टू टाइमिंग वुमन को। जिस पर बानिंग गुस्से में कहती है, बकवास मत करो और मुझे बदनाम मत करो, मैं गू के साथ पूरी सिंसियरिटी से हूं, मैंने कब किसी को धोखा दिया? जिसके जवाब में लियू रुयान तुरंत कहती है, अगर तुम गू के लिए सिंसियर हो तो लिनबे का क्या? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो उसे मुझसे दूर क्यों ले गई? उसे विदेश क्यों लेकर गई? यह सुनकर बानिंग कुछ पल चुप रह जाती है। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या सच में लिनबे ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जिस पर लियू रुयान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसी समय गू यान चेन भी उसकी तरफ देखने लगता है, जिस पर वह पूछता है, गू क्या तुम्हें भी मेरी सिंसियरिटी पर शक है? जिसके जवाब में गुयू यान चेन गंभीर होकर पूछता है, तो क्या जो कुछ उसने कहा वह सब झूठ है? यह सुनकर बानिंग आखिरकार सच्चाई बता देती है। शुरू से लेकर आखिर तक वह सब सिर्फ एक एक्ट था, यह सब लिनबे ने मुझसे करवाया था। बानिंग की यह बात सुनते ही लियू रुयान बिना कुछ कहे मुड़ जाती है और वहां से बाहर निकलने लगती है। उसके दिमाग में अचानक कई सवाल एक साथ घूमने लगते हैं। तो पिछली बार जब लिनबे ने कहा था कि वह बानिंग के साथ पैचअप करके यूएस वापस जा रहा है, वह भी झूठ था? फिर इन 3 सालों में वह कहां था? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? इन सवालों के जवाब सिर्फ एक किमनाक इंसान के पास होते हैं, लिनबे। और अब लियू रुयान किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह होटल से बाहर निकलती है, गू यू यन चेन उसके पीछे आ जाता है। रुयू, क्या तुम लिनबे को ढूंढने जा रही हो? जिसके जवाब में वह कहती है, आचिन, मैं बस उससे उस समय की सच्चाई जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। यह सुनकर गुयू यन चेन कुछ पल चुप रहता है। फिर वह पूछता है, अगर तुम्हें सच्चाई पता चल गई तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? जिस पर लियू रुयान रुक जाती है। आई लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। आचेन, अभी मैं किसी चीज के बारे में साफ नहीं सोच पा रही हूँ। मैं बस जितनी जल्दी हो सके लिनबे को ढूंढना चाहती हूँ। यह सुनकर गू यन चेन हल्की कड़वी मुस्कान देता है। मुझे लगता है मुझे अपना जवाब मिल गया। जिस पर लियू रुयान अपराधबोध से भर जाती है। आचन, आई एम सॉरी, मैं बाद में खुद तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाकर माफी मांगूंगी। इसके बाद वह तुरंत अपने लोगों को कॉल करती है। मुझे तुरंत लिनबे की लोकेशन चाहिए, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े, उसकी लोकेशन भेजो। लेकिन तभी गू यन चेन उसे रोक देता है। रुयान, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस पर वह तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है। क्या मतलब? मुझे पता है लिनबे कहाँ है। यह सुनते ही लियू रुयान की आंखों में उम्मीद लौट आती है। कहाँ है वह? लिनबे कहाँ है? लेकिन अगले ही पल गुयू यान चेन के मुंह से निकले शब्द उसकी पूरी दुनिया तोड़ देते हैं। वह मर चुका है। लिनबे मर चुका है। यह सुनते ही लियू रुयान का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आचेन, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लिनबे को कोसोगे। जिस पर गुयू यान चेन सिर हिलाता है। मैं उसे कोस नहीं रहा हूँ। लिनबे सच में मर चुका है। वह उसी दिन मरा था जिस दिन तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी कॉर्नियाज वही डोनेट करके गया था। यह सुनते ही लियू रुयान जोर से सिर हिलाने लगती है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लिनबे मर नहीं सकता। लेकिन उसी समय ऑपरेटिंग रूम में सुनी हुई डॉक्टर की आवाज बार बार उसके दिमाग में गूंजने लगती है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, डोनर लिनबे डेसीड। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, डोनर लिनबे डेसीड। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, डोनर लिनबे डेसीड। जिस पर लियू रुयान की आंखें धीरे धीरे फैलने लगती हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि ऑपरेटिंग रूम में जो कुछ उसने सुना था वह कोई सपना नहीं था, वह सब सच था। और अगले ही पल वह टूट जाती है। मैंने लिनबे को मार दिया। मेरी वजह से लिनबे मर गया नहीं, मेरी वजह से। इतना कहते ही उसका शरीर लड़खड़ा जाता है। जिस पर गुयू यान चेन तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है और फिर लियू रुयान को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई लियू रुयान बिल्कुल एक बेजान इंसान जैसी हो जाती है। उसकी आंखों में जीने की कोई इच्छा नहीं बचती। यह देखकर गू यान चेन उसके पास बैठ जाता है। तुमने लिनबे को नहीं मारा, वह पहले से ही मरने वाला था। यह सुनकर लियू रुयान धीरे से उसकी तरफ देखती है, जिस पर गू यान चेन पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है। उस दिन लिनबे खुद हॉस्पिटल आया था और उसने कहा था कि वह तुम्हें अपनी कॉर्नियाज डोनेट करना चाहता है। शुरुआत में डॉक्टर लू ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी जिंदा इंसान की कॉर्नियाज नहीं निकाली जा सकती, लेकिन लिनबे ने कहा था कि वह वैसे भी मरने वाला है
और अगर एक मरे हुए इंसान की जरूरत है तो वह अभी मर जाएगा। यह सुनकर लियू रू यान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिस पर गुयू यान चेन आगे कहता है हॉस्पिटल ने उससे लायबिलिटी वेवर साइन करवाया और फिर सर्जरी के लिए तैयार हुआ। इसके बाद उसकी हार्ट फेलियर की वजह से ऑपरेटिंग रूम में ही डेथ हो गई और उसकी डेथ के तुरंत बाद फ्यूनरल होम वाले उसका बॉडी लेकर चले गए। उन्होंने बताया था कि लिनबे ने 10 दिन पहले ही अपना फ्यूनरल बुक करवा लिया था, उसी दिन जिस दिन तुम्हारी उससे दोबारा मुलाकात हुई थी। यह सब सुनकर लियू रू यान पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। 3 साल पहले वाला मेरा फेक अफेयर, हमारी आखिरी मुलाकात और हाल की सारी घटनाएं, सब कुछ उसके दिमाग में बार बार घूमने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिन जवाबों को वह ढूंढ रही थी वे उसके बिल्कुल सामने हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें साफ नहीं देख पा रही है। तभी अचानक उसे एक जरूरी इंसान याद आता है। डॉक्टर लू, मुझे तुरंत डॉक्टर लू को बुलाओ। कुछ समय बाद डॉक्टर लू उसके सामने खड़े होते हैं, जिस पर वह पूछते हैं, मिस लियू, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जिसके जवाब में लियू रू यान सीधे कहती है, मुझे लिनबे के बारे में सब कुछ जानना है। यह सुनकर डॉक्टर लू तुरंत नजरें चुरा लेते हैं। मुझे मिस्टर लिन के बारे में कुछ नहीं पता मिस लियू, शायद आप गलत इंसान से पूछ रही हैं। जिस पर लियू रू यान की आवाज ठंडी हो जाती है। डॉक्टर लू, आप एक समझदार इंसान हैं, मैं आपके साथ सख्ती नहीं करना चाहती। यह सुनकर डॉक्टर लू गहरी सांस लेते हैं। मिस लियू, कभी कभी लोगों को अतीत से इतना चिपक कर नहीं रहना चाहिए, कुछ बातें धुंधली ही रहें तो बेहतर होता है। जिसके जवाब में लियू रू यान तुरंत कहती है, और अगर मैं सच्चाई जानने पर अड़ी रहूं तो? यह सुनकर डॉक्टर लू कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, फिर आखिरकार वह बोल पड़ते हैं, ठीक है, मिस्टर लिन आपसे बहुत गहरा प्यार करता था, उसका प्यार आपके साथ दफन नहीं होना चाहिए। मिस लियू, 3 साल पहले जब आपको अचानक हार्ट फेलियर हुआ था, तब क्या आपको उस लड़के के पिता याद हैं जिसका हार्ट आपको ट्रांसप्लांट किया गया था? जिस पर लियू रू यान सिर हिलाती है। मुझे याद है, वह एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब के डायरेक्टर थे। उनके बेटे का हार्ट मिलने की वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली थी और बिजनेस सक्सेसफुल होने के बाद से मैं हर साल उनकी लैब को रिसर्च सपोर्ट के लिए बड़ी डोनेशन देती रही हूँ। यह सुनकर डॉक्टर लू धीरे धीरे असली सच्चाई बताना शुरू करते हैं। श्याओवुजी एक फार्मास्यूटिकल मैनिक है। उसकी मां मोटर न्यूरॉन डिजीज से मरी थी और पूरी जिंदगी उसका सिर्फ एक सपना था, उस बीमारी की दवा बनाना। जब उसने अपनी लैब शुरू की थी तब उसके पास न पैसा था और न ही स्टाफ, इसलिए उसने अपने ही बेटे पर ड्रग एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए और इसी वजह से उसका बेटा वेजिटेबल स्टेट में पहुंच गया। 3 साल पहले जब आपको उसके बेटे का हार्ट चाहिए था, तब उसने उस मौके का फायदा उठाया। यह सुनकर लियू रू यान की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसने क्या मांग की थी? जिस पर डॉक्टर लू कहते हैं, उसने लिन बे से मांग की थी कि वह 3 साल तक उसकी लैब में वॉलंटरी ड्रग टेस्टर बने। 3 साल तक ड्रग टेस्टर रहने के बाद उन अननोन ड्रग्स ने लिन बे के शरीर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उन ड्रग्स की वजह से उसका पूरा शरीर धीरे धीरे फेल होने लगा था और जब उसका शरीर टेस्टिंग के लायक भी नहीं बचा, तभी उसे लैब से बाहर निकाला गया। यह सुनते ही लियू रू यान पूरी तरह टूट जाती है। मेरा लिन बे, मेरे प्यार ने मेरे लिए इतना सब सहा, इतना दर्द झेला, और मैंने क्या किया? मैंने उसे अपमानित किया, उसे घुटनों पर आने के लिए मजबूर किया। मैंने उसे कभी खत्म न होने वाली यातना दी। इस पर लियू रू यान अपने पुराने वाले खुद को मार देना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसे मेरे लिए इंसाफ चाहिए होता है। जिस पर वह दांत भींचकर कहती है, श्याओवुजी, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगी। दूसरी तरफ लू टेक्नोलॉजी कंपनी की इनविटेशन मिलने के बाद श्याओवुजी खुशी से झूम उठता है और कॉन्ट्रैक्ट लेकर मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इस बार मीटिंग कंपनी ऑफिस में नहीं, बल्कि लियू रू यान के घर पर रखी गई होती है और सबसे बड़ी बात, वहां सिर्फ उसे ही बुलाया गया होता है। लेकिन खुशी में अंधा हो चुका श्याओवुजी इस अजीब बात पर ध्यान ही नहीं देता। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, लियू रू यान खुद उसका स्वागत करती है। जिस पर श्याओवुजी खुश होकर कहता है, मैनेजर लू, आप सच में बहुत दयालु हैं। हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को लगातार सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके नाम यह टोस्ट करता हूँ। जिस पर लियू रू यान मुस्कुराती है, जनरस तो आप भी कम नहीं है डीन शाओ। अगर उस समय आपने अपने बेटे का हार्ट मुझे डोनेट नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ये सुनकर श्याओवुजी गर्व से मुस्कुराता है, आप मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रही हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी को मरते हुए कैसे देख सकता था? यह सुनकर लियू रू यान की मुस्कान और गहरी हो जाती है। क्या शानदार डॉक्टर जज हार्ट है आपका? तो क्या हेल्दी लोगों पर ड्रग एक्सपेरिमेंट्स करना भी आपके डॉक्टर जज हार्ट का हिस्सा है? यह सुनते ही श्याओवुजी का चेहरा बदल जाता है। मैनेजर लू, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मुझे लगता है आज कॉन्ट्रैक्ट की बात यहीं खत्म करनी चाहिए, मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक्ड है और उसी समय उसके शरीर की ताकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वह ठीक से खड़ा तक नहीं रह पाता। जिस पर लियू रू यान धीरे धीरे अपनी जगह से उठती है। उसके हाथ में एक तेज स्कैल्पल होता है जिसे वह खेलते हुए घुमाती रहती है और श्याओवुजी की तरफ बढ़ने लगती है। यह देखकर श्याओवुजी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। मैनेजर लू, आराम से बात करते हैं, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिस पर लियू रू यान की आंखों में ठंडा गुस्सा भर जाता है।
मिसअंडरस्टैंडिंग? श्याओवुजी, क्या तुम्हें वह शर्त याद है जो लिनबे ने सिर्फ इसलिए मानी थी ताकि तुम्हारा बेटा अपना हार्ट मुझे डोनेट कर सके? 3 साल तक तुमने उसे अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाकर रखा और अब तुम उसे मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हो? जिस पर श्याओवुजी घबराकर कहता है, मैनेजर लू, ड्रग टेस्टर बनना उसकी अपनी मर्जी थी, मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। लेकिन अगले ही पल लियू रु यान ठंडी आवाज में जवाब देती है, हो सकता है उसने अपनी मर्जी से एग्री किया हो, लेकिन मैंने कभी इसकी परमिशन नहीं दी थी। मैं उससे इस तरह अपनी जान बचाने देने से बेहतर मर जाना पसंद करती। जिस पर श्याओवुजी डर के मारे कांपने लगता है। मैनेजर लू, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। जिसके जवाब में लियू रु यान ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ दूं? लेकिन क्या तुमने लिनबे को छोड़ा था? तुम एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान थे और तुमने एक दूसरे स्वस्थ इंसान को इतना टॉर्चर किया कि उसका शरीर जवाब दे गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। आज मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। इतना कहकर वह स्कैल्पल को और कसकर पकड़ लेती है, लेकिन तभी गुयुयान चैन आगे बढ़कर उसे रोक लेता है। रुयान, जल्दबाजी मत करो, श्याओवुजी को कानून सजा देगा। अगर तुमने अभी उसे मार दिया तो तुम खुद एक मर्डरर बन जाओगी। इतनी बेवकूफी मत करो। यह सुनते ही लियू रुयान की आंखें लाल हो जाती हैं, जिस पर वह पलटकर कहती है, बेवकूफी? आचन, तुम्हारे हिसाब से बेवकूफी क्या होती है? लिन बे ने मुझे बचाने के लिए खुद को एक लैब रैट बना दिया, लेकिन उसने मुझे सच्चाई बताने की बजाय चीटिंग की फेक स्टोरी बना दी ताकि मैं उससे नफरत करूं। क्या वह बेवकूफी नहीं थी? मरने के कगार पर पहुंचने के बाद भी उसने अपनी कॉर्नियाज मुझे दे दी और खुद ऑपरेटिंग रूम में मर गया। क्या वह बेवकूफी नहीं थी? वह मुझसे इतना प्यार करता था, उसने मेरे लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे तो यह तक पता नहीं था कि वह मर चुका है। मैं तो किसी और के साथ अपनी शादी की प्लानिंग तक कर रही थी। क्या यह सब बेवकूफी नहीं थी? ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगती है। उसने मेरे लिए इतनी बार बेवकूफी की, तो अगर मैं उसके लिए एक बार बेवकूफी कर लूं तो उसमें गलत क्या है? यह सुनकर गुयुयान चेन कुछ पल चुप रह जाता है। फिर वह धीरे से कहता है, रुयुयान, लिन बे ने यह सब इसलिए किया था क्योंकि वह चाहता था कि तुम अच्छी तरह जियो। उसकी आखिरी इच्छा को बेकार मत जाने दो। लेकिन लियू रुयुयान तुरंत सिर हिला देती है, मैं तभी जीना चाहती हूँ जब वह भी जिंदा हो। यह सुनकर गुयुयान चेन गंभीर हो जाता है। रुयान, क्या तुम मरकर हमेशा के लिए लिनबे से अलग होना चाहती हो? जिस पर वह हैरानी से उसकी तरफ देखती है। क्या तुम्हें सच में अगले जन्म पर विश्वास है? जिसके जवाब में गुयुयान चेन बिना झिझक कहता है, हाँ जरूर है, और लिनबे जैसा दयालु इंसान मरने के बाद जरूर हेवन गया होगा। अगर तुम्हारे हाथ खून से रंग गए और तुम हेल में गई तो फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगी? यह सुनकर लियू रुयान की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। जिस पर गुयान चेन आगे कहता है, श्याओवुजी ने लिनबे को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। उसे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। उसे आधा जिंदा और आधा मरा हुआ छोड़ना चाहिए। उसे हॉस्पिटल ले जाओ, उसे जिंदा रखो। लिनबे ने 3 साल तक यातना सही थी। मैं श्याओवुजी से उसका बदला 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा वसूल करूंगी। इसके बाद लियू रुयान अपने लोगों को लेकर सीधे श्याओवुजी की फार्मास्यूटिकल लैब पहुंचती है और पूरी लैब को तहस नहस करवा देती है। वहीं उसे लैब के अंदर मौजूद वीडियोस भी मिलते हैं और उन वीडियोस को देखकर उसे पहली बार पता चलता है कि मैंने उन 3 सालों में कैसी जिंदगी बिताई थी। वीडियो के पहले दिन मैं बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता हूं जैसा उसे याद था, एक मुस्कुराता हुआ, उम्मीदों से भरा जवान लड़का। लेकिन वहां के रिसर्चर्स मुझे इंसान की तरह नहीं बल्कि एक रिसर्च सैंपल की तरह ट्रीट करते हैं। वे बार बार मेरा ब्लड निकालते हैं, मुझे अलग अलग पिल्स खिलाते हैं, हर तरह के टेस्ट्स करते हैं। दिन बीतते जाते हैं और मैं बस पिल्स खाता रहता हूँ, डेटा देता रहता हूँ। लेकिन उन ड्रग्स की वजह से जो दर्द मैं झेल रहा होता हूँ उसकी किसी को परवाह नहीं होती। धीरे धीरे ड्रग्स का असर बढ़ता जाता है। मेरा चेहरा दिन ब दिन खराब होने लगता है, मेरी एनर्जी खत्म होने लगती है, मेरा शरीर कमजोर पड़ता जाता है और मेरी आंखों की चमक भी गायब होने लगती है। वीडियो के आखिर तक मेरा शरीर इतनी बुरी हालत में पहुंच जाता है कि वह ड्रग्स का असर सह ही नहीं पाता। मैं दर्द से जमीन पर गिर जाता हूँ, लेकिन उस हालत में भी मैं सिर्फ एक नाम पुकार रहा होता हूँ, रुयान। बहुत दर्द हो रहा है रुयान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही लियू रुयान खुद को रोक नहीं पाती। वह स्क्रीन पर दिख रहे मेरे छोटे से फिगर को छूने के लिए हाथ बढ़ा देती है। काश वह मेरी सिकुड़ी हुई भौहों को सीधा कर पाती। काश वह मेरा दर्द अपने ऊपर ले पाती। पछतावे और दर्द के आंसू लगातार उसके चेहरे पर बहने लगते हैं। वह खुद से नफरत करने लगती है क्योंकि जब मैं उसके पास वापस आया था तब उसने मेरी हालत तक नहीं देखी थी। उस समय उसके अंदर सिर्फ गुस्सा था, नफरत थी, अपमान का दर्द था और मुझे टॉर्चर करने की चाहत थी। वह चाहती थी कि मैं उसके सामने झुक जाऊं। वह चाहती थी कि मैं पछतावा जाहिर करूं। वह चाहती थी कि उसे मेरे प्यार का कोई सबूत मिल जाए, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। इसलिए वह मुझे और भी ज्यादा नफरत करने लगी। उसे लगता था कि मैंने इतने सालों के रिश्ते को बेरहमी से फेंक दिया, लेकिन अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। मैंने उससे प्यार करना कभी बंद ही नहीं किया था, बल्कि मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता था कि अपने असली जज्बात छिपाने के लिए मुझे सबसे क्रूर शब्दों का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद लियू रुयान उस कमरे तक पहुंचती है जहां मैं रिसर्च लैब में रहा करता था। वह एक बेहद छोटा कमरा होता है, इतना छोटा कि उसमें मुश्किल से एक बेड आ पाता है। वहां कोई खिड़की तक नहीं होती। पूरा कमरा घुटन और उदासी से भरा होता है और मैं पूरे 3 साल वहीं गुजारता हूँ। यह देखकर लियू रुयान का दिल टूट जाता है।
वह उस छोटे से बेड पर जाकर बैठ जाती है, फिर धीरे धीरे उसी पर सिमटकर लेट जाती है, जैसे वह अब भी मेरी बॉडी हीट को महसूस करना चाहती हो, जैसे वह मेरे उस प्यार को महसूस करना चाहती हो जिसे मैं कभी शब्दों में नहीं कह पाया। जिस पर वह रोते हुए बुदबुदाती है, लिनबे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसी दौरान उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरकर सामने आने लगती है। वह दिन जब उसने मुझे अपने दिल की बात बताई थी, तब हम दोनों अभी अभी 18 साल के हुए थे। ऑर्फनेज की पॉलिसी के अनुसार अब हम वहां नहीं रह सकते थे। 10 साल से ज्यादा समय वहां बिताने के बाद हमारे पास सामान भी बहुत कम था। मैं हर कुछ कदम बाद मुड़कर ऑर्फनेज की तरफ देख रहा होता हूँ, जिस पर मैं कहता हूँ, बेबी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से इसी ऑर्फनेज में रहा हूँ। यही मेरा घर है। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक बार फिर छोड़ दिया जा रहा हो। बहुत बुरा लग रहा है। यह सुनकर लियू रुयान मुस्कुरा देती है। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस पर मैं उदास होकर कहता हूँ, लेकिन अगर भविष्य में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया तब तुम मुझे जरूर भूल जाओगी। पिछली बार मैंने कैंपस के हार्टथ्रोब को तुम्हें प्रपोज करते हुए देखा था। यह सुनकर वह हंस पड़ती है। लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था ना। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, हार्टथ्रोब ली को रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? आगे हार्टथ्रोब झांग आएगा, फिर हार्टथ्रोब लू आएगा, और एक दिन तुम किसी न किसी को हाँ बोल दोगी। उस समय मैं 18 साल का था, पहले प्यार की उम्र, और मैं बहुत पहले से लियू रुयान को पसंद करने लगा था। लेकिन उसने हमेशा मेरी केयर फैमिली की तरह की थी, इसलिए मुझे कभी समझ नहीं आया कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स थीं। मैं पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, और मुझे डर रहता था कि कहीं कोई उसे मुझसे दूर न ले जाए। यह सब समझकर लियू रुयान मुस्कुरा देती है। फिर वह कहती है, असल में मेरे पास एक परमानेंट सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिससे अगर मेरा फ्यूचर में बॉयफ्रेंड भी बन जाए तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता हूँ, जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, लिनबे, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। इस तरह हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और हम एक ही हाउस होल्ड रजिस्टर में भी रह सकेंगे। कैसा रहेगा? यह सुनते ही मैं पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूँ, फिर शर्माते हुए सिर हिला देता हूँ। इसके बाद जब हम दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे। लियू रुयान तो मजाक में यह भी कहती है कि वह मुझे डरा देने के डर से कॉलेज तक वेट करने वाली थी, लेकिन आखिर में कोई उससे भी ज्यादा इम्पेशेंट निकल गया। जिस पर वह हंसते हुए कहती है, अगर मैं और इंतजार करती तो शायद रो पड़ती। इसके बाद हमारी पहली रियल डेट यूनिवर्सिटी कैंपस के स्वान लेक के पास होती है। वह क्रिसमस डे होता है। हम दोनों अभी अभी पार्ट टाइम जॉब से लौटे होते हैं और रात लगभग 12 बजे की होती है। जब मैं उसे गर्ल्स डॉर्मेटरी तक छोड़ने जा रहा होता हूँ, तब स्वान लेक के पास पहुंचकर अपने बैग से एक हैंड कनेक्टेड छोटा सा एप्पल निकालता हूँ और उसे गिफ्ट कर देता हूँ, जिस पर लियू रुयान मुस्कुराते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होता। आज क्रिसमस है और तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया। यह सुनकर वह थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि काम में व्यस्त रहने की वजह से उसे हॉलिडे का ध्यान ही नहीं रहा था। लेकिन वह मुझे निराश भी नहीं करना चाहती थी। जिस पर वह कहती है, आधा घंटा वेट करो, मैं अभी वापस आती हूँ। लेकिन मैं सिर हिला देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है कि मुझे कौन सा गिफ्ट चाहिए। इतना कहकर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगता हूँ। आज भी लियू रुयान को वह रात साफ साफ याद है, क्योंकि उस रात पहल मैंने की थी और फिर न जाने कितना समय गुजर जाता है। तभी अचानक उसके फोन की रिंगटोन बज उठती है, जिससे उसकी यादें टूट जाती हैं। फोन के दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट घबराई हुई आवाज में कहता है, मैनेजर लू, हमने लिन बे को ढूंढ लिया है। हमें पता चल गया है कि उसकी एशेस कहाँ हैं। मेरी डेथ की खबर मिलने के बाद लियू रुयान ने तुरंत लोगों को फ्यूनरल सेंटर भेजा था ताकि मेरी एशेस का पता लगाया जा सके। लेकिन फ्यूनरल सेंटर के स्टाफ ने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट का हवाला देकर कोई जानकारी देने से मना कर दिया था। इसके बाद लियू रुयान ने अपने तरीके इस्तेमाल किए और पता लगाया कि मैंने प्रोविंस में लेवेंडर फ्लावर ब्यूरियल बुक करवाई थी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाया था। इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को प्रोविंस भेज दिया था ताकि वह मेरी एशेस की सही लोकेशन ढूंढ सके, जबकि वह खुद मेरे लिए बदला लेने में लगी हुई थी। और अब आखिरकार उसने मुझे ढूंढ लिया था। अब वह हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती थी। जिस पर वह आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, लिनबे, बस थोड़ा धीरे चलना, मेरा इंतजार करना। लेकिन तभी असिस्टेंट की अगली बात सुनकर वह जम जाती है। मैनेजर लू, मिस्टर लिन मरे नहीं है। आधे घंटे बाद जिंग सिटी से एक प्राइवेट जेट आसमान में उड़ान भरता है। उसका डेस्टिनेशन प्रोविंस होता है, दूसरी तरफ प्रोविंस में। मैं धीरे धीरे बाहर निकलकर फूलों के बीच खड़ा होता हूँ, जिस पर केयर टेकर घबराकर कहता है, मिस्टर लिन, आप खुद बाहर आ गए? आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अगर आप गिर जाते तो? जिसके जवाब में मैं हल्की मुस्कान देता हूँ। मैं बस बाहर आकर फूलों की खुशबू महसूस करना चाहता था। अब मैं इस जगह को काफी अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे लिए गिरना इतना आसान नहीं है। असल में ऑपरेटिंग रूम में मुझे कार्डियक शॉक की वजह से डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन जब फ्यूनरल होम वाले मेरे बॉडी को क्रिमेशन के लिए ले जा रहे थे, तभी मेरा दिल धीरे धीरे दोबारा धड़कने लगा। मैं मौत के मुंह से वापस लौट आया था, लेकिन इस चमत्कार से
मुझे कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि मैं जानता था कि मौत अब भी मेरा आखिरी डेस्टिनेशन है और मेरे पास बचा हुआ समय बहुत कम है। जिस पर मैं अक्सर खुद से एक ही सवाल पूछता हूँ, जब आखिर में मरना ही है तो कुछ और दिन जिंदा रहने का मतलब क्या है? मैं फ्यूनरल होम के स्टाफ से कहता हूँ कि वे मुझे सीधे प्रोविंस ले चलें ताकि मैं यहीं शांति से अपनी मौत का इंतजार कर सकूं। जिस पर जब वहां के फूल पूरी तरह खिल चुके होते हैं, तभी मेरे पैरों में अचानक कमजोरी आ जाती है और मैं जमीन पर गिर पड़ता हूँ। यह देखकर ली शिंगू जल्दी से मुझे संभालता है और पास की एक बेंच पर बैठा देता है। मिस्टर लिन, आपकी हालत काफी कमजोर है, आपको बैठ जाना चाहिए। जिस पर मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कहता हूँ, शिगु, इन दिनों मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास अब सिर्फ 1 या 2 दिन का ही समय बचा है। इस कार्ड में अभी भी कई 10,000 युआन पड़े हैं। इसे अपनी मेहनत के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद समझ लेना। यह सुनते ही ली शिंगू जल्दी से हाथ हिलाकर मना करता है। फिर उसे याद आता है कि मैं देख नहीं सकता, जिस पर वह कार्ड वापस मेरे हाथ में रख देता है। आपकी देखभाल करना तो वैसे भी मेरा काम है, और सच कहूं तो मुझे लगता है कि हमारी काफी अच्छी बनती है। मैं यह सब खुशी से करता हूँ। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, मैं खुद भी एक ऑर्फन हूँ, और अगर मेरे जाने के बाद भी तुम ये पैसा नहीं लेना चाहते तो क्या तुम जिंग सिटी वापस जाकर ये रकम ऑर्फनेज को डोनेट कर दोगे? जिस पर ली शिंगू तुरंत जवाब देता है, मिस्टर लिन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इस काइंडनेस को जरूर उन बच्चों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद शिंगू। कुछ देर बाद वह अचानक पूछता है, मिस्टर लिन, क्या आपको लगता है कि मरने के बाद लोग सच में हेवन जाते हैं? जिस पर मैं थोड़ा हैरान होकर पूछता हूँ, अचानक ये सवाल क्यों? वह हंसते हुए कहता है, बस मैं हाल ही में एक बहुत सैड आइडल ड्रामा देख रहा था। उसके आखिर में मेल लीड मर जाता है और फीमेल लीड से वादा करता है कि वह हेवन में उसका इंतजार करेगा। जब मैं छोटा था तब ऑर्फनेज की मदर्स हमसे कहती थीं कि जिन लोगों की सोल प्योर होती है और जिन्होंने कभी बुरा काम नहीं किया होता, वे मरने के बाद हेवन जाते हैं। आपके जैसे अच्छे इंसान तो जरूर हेवन जाएंगे। कहते हैं वहां ना कोई दुख होता है और ना ही कोई दर्द, सिर्फ हमेशा की खुशी होती है। लेकिन यह सुनकर मेरे मन में एक ही सवाल आता है, क्या लू रू यान के बिना कोई दुनिया सच में खुशियों वाली हो सकती है? इसका जवाब मुझे खुद नहीं पता था। मैं बचपन से ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। वहां सभी बच्चों के बाल एक जैसे होते थे, कपड़े एक जैसे होते थे, खेलने का समय भी एक जैसा, और खाना भी हर दिन लगभग एक जैसा ही होता था। जिंदगी जैसे एक जगह रुक सी गई थी। लेकिन फिर जब मैं 7 साल का था, तब लू रू यान वहां आती है। वह लाल रंग की ड्रेस पहने हुई होती है। उसके घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत लग रहे होते हैं। वह बाकी सभी बच्चों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, जिस पर पहली नजर में ही मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। एक रात मैं उसे कंबल के अंदर अकेले रोते हुए देखता हूँ, जिस पर मैं उसका ब्लैंकेट उठाकर पूछता हूँ, तुम रो क्यों रही हो? वह आंसुओं के साथ कहती है, मुझे अपने मॉम और डैड की याद आ रही है। जिस पर मैं बिना सोचे समझे कह देता हूँ, लेकिन तुम्हारे मॉम और डैड तो तुम्हें नहीं चाहते होंगे। मेरे लिए उस समय ऑर्फनेज में वही बच्चे आते थे जिन्हें उनके पेरेंट्स छोड़ देते थे। लेकिन मेरी यह बात सुनकर लू रू यान और भी ज्यादा रोने लगती है। जिस पर आखिर में मैं अपनी सबसे कीमती चीज निकालता हूँ, एक मिल्क कैंडी, जिसे मैं काफी समय से बचाकर रखे हुए था। मैं उसका रैपर खोलकर कैंडी उसके मुंह में रख देता हूँ, और तभी उसका रोना धीरे धीरे रुक जाता है। यहीं से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई थी। इसके बाद मुझे पता चलता है कि लू रू यान को उसके पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा था, बल्कि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे ऑर्फनेज भेजा गया था। वह हम जैसे बच्चों से अलग थी, जिन्हें जन्म के समय ही छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि हम दोनों के पास पेरेंट्स नहीं थे। इसके बाद लू रू यान अक्सर मुझे ऑर्फनेज के बाहर की दुनिया के बारे में बताती रहती है, ऐसी बहुत सी बातें जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मुझे उसके साथ समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद था, जिस पर धीरे धीरे मेरे अंदर बाहर की दुनिया को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। ऑर्फनेज में बिताए गए उन 11 सालों में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा और फैमिली बन जाते हैं। जब हम 18 साल के होते हैं, तब लू रू यान मुझसे अपने दिल की बात कहती है। इसके बाद हम दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जूनियर ईयर में लू रू यान प्रोग्रामिंग से अपनी पहली कमाई करती है और उसी पैसे से एक छोटा सा 3 बेडरूम अपार्टमेंट खरीद लेती है, और आखिरकार हमारा अपना घर बन जाता है। उसी अपार्टमेंट में हम अपनी जिंदगी की पहली रात एक साथ बिताते हैं, जिसके बाद वह मेरे कंधे पर सिर रखकर उस वेडिंग ड्रेस को देखती है जिसे मैंने खुद डिजाइन किया था। हम दोनों प्लान बनाते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे, 2 बच्चे होंगे और 4 लोगों की एक खुशहाल फैमिली बनाएंगे। लेकिन फेट ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मिस्टर लिन, आप रो क्यों रहे हैं? ली शिंगू की आवाज मुझे यादों से बाहर निकालती है, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, कुछ नहीं, हवा काफी तेज है, शायद आंख में कुछ चला गया है। लेकिन सच ये था कि उस समय वहां हवा का नामो निशान तक नहीं था। ली शिंगू मेरे झूठ को पहचान चुका होता है, लेकिन फिर भी वह उसे सामने नहीं लाता। वह जानता था कि मैं बाहर से जितना शांत दिखाई देता हूँ, अंदर से उतना नहीं हूँ। मौत का सामना करते समय आखिर कौन नहीं डरता, कौन बेचैन नहीं होता, खासतौर पर तब जब उसकी उम्र अभी इतनी कम हो। यह सोचकर ली शिंगू भी हेवन की नाइंसाफी पर अफसोस करने लगता है।
मेरे जैसा इंसान जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसे इतनी छोटी जिंदगी क्यों मिली? कुछ देर बाद वह कहता है, मिस्टर लिन, क्या मैं आपको कुछ न्यूज़ पढ़कर सुनाऊं? यह हमारी रोज की रूटीन बन चुकी थी। क्योंकि मैं अंधा था, इसलिए ली शिंगू रोज मुझे कुछ मजेदार और अजीब न्यूज़ स्टोरी सुनाता था। एक कपल ने लॉटरी में 5 मिलियन जीतने का सपना देखा, लेकिन पैसे मिलने से पहले ही वे इस बात पर लड़ पड़े कि रकम कौन कितना रखेगा, और आखिर में एक दूसरे को चोट पहुंचा दी। और ये वाला सुनिए, एक आदमी ने कई 10,000 कैश लूट लिया, लेकिन बाद में वही पैसा उसकी जेब से किसी और थीफ ने चुरा लिया। वह इतना गुस्सा हो गया कि खुद पुलिस को फोन कर दिया। स्टोरीज वाकई मजेदार थीं, लेकिन कई न्यूज सुनाने के बाद भी मैं सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता हूं, जिस पर ली शिंगू समझ जाता है कि आज मेरा मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। मिस्टर लिन, क्या हुआ? क्या कहीं तबीयत खराब लग रही है? जिसके जवाब में मैं कहता हूं, नहीं, बस कल रात ठीक से नींद नहीं आई। लेकिन असलियत कुछ और थी। कल रात मैं बिल्कुल सोया ही नहीं था, क्योंकि आज लू रू यान और गुयान शेन की शादी का दिन था। आज वह महिला जिससे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था, किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी, और मैं दूल्हा नहीं था। कुछ देर बाद मैं कहता हूँ, शिगु, क्या तुम जिंग सिटी में लू रू यान और गुयान शेन की शादी की लाइव स्ट्रीम ढूंढ सकते हो? जिस पर वह हैरानी से पूछता है, मिस्टर लिन, आप उनकी शादी की लाइव स्ट्रीम क्यों देखना चाहते हैं? मैं जवाब देता हूँ, जब मैं जिंग सिटी में था तब मैंने सुना था कि उनकी शादी बेहद ग्रैंड होने वाली है। सिर्फ डेकोरेशन पर ही 100 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ है। मुझे बस यह देखना है कि वह कितनी शानदार है। इसे मेरी अपनी वेडिंग फैंटेसी समझ लो। यह सुनकर ली शिंगू एक पॉपुलर लाइव स्ट्रीम ढूंढ लेता है। फिर ताकि मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे, वह वॉल्यूम को मैक्सिमम तक बढ़ा देता है। लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही स्ट्रीमर बोलता है, वेलकम दोस्तों, आज मैं जिंग सिटी की टेक क्वीन लू रू यान और गु यान शेन की वेडिंग की पूरी कवरेज करने वाला हूं। मैंने सुना है कि मिस लू को लैवेंडर बहुत पसंद है, इसीलिए पूरी वेडिंग लैवेंडर थीम पर बनाई गई है। यहाँ तक कि बैंक्वेट हॉल का चैंडेलियर भी अमेथिस्ट से बना हुआ है। इसके बाद स्ट्रिमर लगातार एक्सपेंसिव फ्लावर्स, लग्जरी डेकोरेशन और स्टेज पर बिछे प्रीशियस रेड सिल्क कारपेट के बारे में बताता रहता है, और मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनते हुए अपने दिमाग में पूरा सीन इमेजिन करता रहता हूँ। लगभग 1 घंटे बाद गु यान शेन ग्रूम टेक्सटूडो पहनकर वेडिंग हॉल के एंट्रेंस पर दिखाई देता है। वह आ गया, ग्रूम आ चुका है, अब ब्राइड भी जल्द ही आ जानी चाहिए। दोस्तों, स्ट्रीम से कहीं मत जाइए। लेकिन तभी स्ट्रीमर अचानक हैरान होकर कहता है, रुको, ये क्या? यहाँ सिर्फ ग्रूम क्यों है? ब्राइड कहाँ है? मैंने तो सुना था कि वेडिंग ड्रेस भी लैवेंडर थीम पर थी और उसे खुद लू रू यान ने डिजाइन किया था, लेकिन गुयान शेन तो बस एक नॉर्मल सूट पहने हुए है। जिस पर अगले ही पल गुयान शेन स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है, दूर दूर से आए सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद। बैंक्वेट शुरू होने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। और फिर पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। आज की वेडिंग कैंसिल की जाती है। यह सुनते ही पूरा वेन्यू हंगामे में बदल जाता है। स्टेज पर सिर्फ ग्रूम अकेला खड़ा होता है और वेडिंग कैंसिलेशन की घोषणा करता है। यहाँ जरूर कोई बड़ा स्कैंडल हुआ है। क्या ब्राइड ने चीट किया है? भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगती हैं, जिस पर गुयान शेन शांत आवाज में कहता है, आज की वेडिंग कैंसिल करने का फैसला लू रू यान और मैंने मिलकर लिया है। हमारे लिए मैरिज एक सेक्रेट चीज है। वेडिंग से पहले हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए सबसे सूटेबल लोग नहीं हैं। हम दोनों किसी कॉम्प्रोमाइज वाली शादी में विश्वास नहीं रखते। यह एक बात है जिस पर हम दोनों पूरी तरह सहमत हैं। इसलिए शादी के बाद अलग होने से बेहतर हमने समय रहते इस गलती को रोकने का फैसला किया। जिस पर एक रिपोर्टर पूछता है, मिस्टर गू, अगर यह फैसला दोनों का था तो लू रू यान यहाँ खुद ये अनाउंसमेंट करने क्यों नहीं आई? इसका सामना अकेले आप ही क्यों कर रहे हैं? असल में कल जब लू रू यान प्लेन में बैठी थी तब उसने गुयान शेन को फोन किया था। उसने कहा था कि वह प्रोविंस जाकर लिन बे को ढूंढने वाली है और वेडिंग कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट वह अपने पर्सनल अकाउंट पर खुद कर देगी। साथ ही सारी पब्लिक क्रिटिसिज्म भी वह खुद झेलेगी ताकि गुयान शेन पूरी तरह इस मामले से बाहर रह सके। लेकिन गुयान शेन ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उसने लू रू यान से कहा कि वह बिना किसी चिंता के मुझे ढूंढने जाए। वेडिंग कैंसिलेशन की जिम्मेदारी वह खुद संभाल लेगा, क्योंकि गुयान शेन अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी बार कुछ करना चाहता था। इसीलिए वह आज भी वेडिंग ट्यूब को पहनकर वहां खड़ा था। कम से कम अपने दिल में वह यह कह सकता था कि किसी न किसी तरह उसने लू रू यान से शादी कर ली थी। लिनबे, मैं लू रू यान के लिए तुम्हारे प्यार की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी अपने दिल में किसी तरह की मिलावट नहीं आने दूंगा। और जहां तक मेरी समझ है, मिस्टर गु आज भी लू रू यान से बहुत प्यार करता है। मेरे हिसाब से तो अपना दिल बदलने वाली लू रू यान ही है। बिल्कुल एक क्लासिक हार्ट ब्रेकन लवर वाली कहानी है ना मिस्टर लिन? लेकिन उस समय मेरा ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, लू रू यान और गु यान शेन ने शादी क्यों कैंसिल कर दी? क्या लू रू यान को किसी बात का पता चल गया था? जिस पर ली शिंगू अचानक पूछता है, मिस्टर लिन, क्या हुआ? आप सुन भी रहे हैं? तुमने क्या कहा था? जिस पर वह जवाब देने ही वाला होता है, मैं कह रहा था कि उन्होंने शादी कैंसिल की क्योंकि। लेकिन तभी ली शिंगू अचानक जोर से चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक जाता हूँ और घबराकर हाथ आगे बढ़ाता हूँ। शिंगू, क्या हुआ? लेकिन ली शिंगू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, क्योंकि उसके सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसने मन ही मन कसम खा ली
कि अब वह कभी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। आखिर कौन समझ सकता था कि जो ब्राइड अपनी ही वेडिंग में नहीं पहुंची वह अचानक यहाँ उसके सामने आ जाएगी। वह कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वह लड़की सीधे मेरी तरफ बढ़ती है और मुझे कसकर गले लगा लेती है। यह देखकर ली शिंगू की आंखें और भी बड़ी हो जाती हैं। अचानक किसी के गले लगाने पर मुझे पहले लगा कि यह ली शिंगू है, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। इस इंसान की हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर ली शिंगू से बिल्कुल अलग था, जिस पर मैं घबराकर कहता हूँ, तुम कौन हो, मुझे छोड़ो। अंधा होने के बाद से मेरे अंदर हमेशा एक डर बना रहता था, और जैसे ही मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ तभी मुझे अपनी गर्दन के पास कुछ गर्म बूंदें गिरती हुई फील होती हैं। वह रो रही थी और उसी पल मेरे दिमाग में एक चेहरा उभर आता है। लू रुयान। लिनबे, मैं हूँ। ये आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठता है। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, उसे सब पता चल गया। नहीं नहीं, मैं उसे यह सब नहीं जानने दे सकता। जिस पर लू रुयान रोते हुए कहती है, लिनबे, आखिर कब तक मुझे अपने से दूर धकेलते रहोगे? मैं तुरंत कहता हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें अभी जिंग सिटी में मिस्टर गू के साथ अपनी वेडिंग में होना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? जिसके जवाब में लू रुयान मुझे और कसकर पकड़ लेती है। लिनबे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा प्यार एक भी दिन कम नहीं हुआ। प्लीज अब मुझे अपने से दूर मत करो। यह सुनकर मेरा दिल जैसे टूटने लगता है, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैं मरने वाला था। लू रुयान, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मौत अपनी आंखों से देखो और फिर पूरी जिंदगी गिल्ट और मेरी याद में बिताओ। लेकिन लू रुयान तुरंत कहती है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। यह कहते ही वह मुझे खड़ा करती है और बाहर ले जाती है। असल में यहाँ आने से पहले ही वह दुनिया के सबसे ऑथोरिटेटिव मेडिकल एक्सपर्ट्स से कांटेक्ट कर चुकी थी। वह किसी भी कीमत पर मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लाना चाहती थी, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर्स का जवाब साफ था। मिस्टर लिन के कई ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। लंबे समय तक अननोन ड्रग्स लेने की वजह से उनके शरीर में पैथोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं। वह आज तक जिंदा हैं, यह अपने आप में एक मिरेकल है। यह सुनकर लू रुयान तुरंत गुस्से में आ जाती है। क्या तुम लोग खुद को सबसे एडवांस्ड मेडिकल टीम नहीं कहते? अगर उसे बचाया जा सकता है तो पैसे की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन डॉक्टर बेबसी से सिर हिलाता है। मिस लू, हम सच में कुछ नहीं कर सकते। उनका शरीर अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुका है। वह किसी भी पल। लेकिन डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले ही लू रुयान चीख पड़ती है, झूठ, तुम लोग इनकम्पिटेंट हो और ऊपर से उसे बद्दुआ भी दे रहे हो। जिस पर मैं धीरे से उसका नाम पुकारता हूँ, रुयन। तुरंत उसकी आवाज आती है, लिनबे, मैं यहीं हूँ बेबी, मुझे वापस ले चलो। मैं अपने शरीर की हालत सबसे अच्छे से जानता हूँ। डॉक्टर्स को और मुश्किल में मत डालो। लेकिन लू रुयन मेरी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसकी बात मत सुनो, तुम बिल्कुल ठीक हो बेबी, हम दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मरने से पहले तुम्हें आखिरी बार देख पाना ही मेरे लिए काफी है। फिर भी लू रुयान हार नहीं मानती। वह मुझे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन हर जगह जवाब एक जैसा ही मिलता है। मेरे शरीर की सारी लिमिट्स खत्म हो चुकी थीं। मैं किसी भी समय मर सकता था। आखिरकार मेरी जिद के आगे लू रुयान मान जाती है और मुझे वापस लैवेंडर फील्ड के बाहर बने उस छोटे केबिन में ले आती है। पूरे रास्ते वह बहुत असुरक्षित महसूस कर रही होती है। वह मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती है। उसे डर था कि अगर उसने एक पल के लिए भी नजर हटाई तो शायद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, बेबी डरो मत। यह सुनते ही उसकी आंखें भर आती हैं। लिनबे, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं खुद मरना पसंद करती, लेकिन तुम्हें अपने लिए सैक्रिफाइस करते हुए कभी नहीं देखना चाहती। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, अगर 3 साल पहले हमारी सिचुएशन उल्टी होती तो तुम क्या करती? यह सवाल सुनकर लू रुयान कुछ देर चुप हो जाती है और फिर उसके मन में सिर्फ एक जवाब आता है, अगर 3 साल पहले जगह बदल जाती तो वह भी बिल्कुल वही करती जो मैंने किया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। बेबी, मेरे मरने के बाद भी तुम्हें अच्छी तरह जीना होगा। मैं तुम्हें 3 साल तक मुझे याद करने की परमिशन देता हूँ, लेकिन 3 साल बाद तुम्हें मिस्टर गू से शादी करनी होगी और अपनी फैमिली बनानी होगी। यह सुनते ही लू रुयान का चेहरा दर्द से भर जाता है। लिनबे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी यह बात कितनी क्रूअल है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मौत देखूं और फिर किसी दूसरे आदमी से शादी करके बच्चे पैदा करूं। मैं धीरे से कहता हूं, बेबी, यह मेरी आखिरी विश है। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। लेकिन लू रुयान सिर हिला देती है। मैं तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन यह नहीं। हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा है, तो अब मैं तुम्हें दोबारा अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? लिनबे, चाहे हेवन हो या हेल, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। यह सुनकर मैं बेबस होकर हंस देता हूँ। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? जिस पर वह तुरंत जवाब देती है, मुझे कोई और बेवकूफ कहे तो ठीक है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम मुझसे 1000 नहीं 10,000 गुना ज्यादा बेवकूफ हो। मैं आखिरी कोशिश करता हूँ। बेबी, अगर तुम्हें पता है कि मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया तो मेरी मेहनत बेकार मत जाने दो। मेरी उम्मीदों के साथ जीना, मेरी आंखों की जगह दुनिया को देखना। लेकिन मैं चाहे जितना समझाता, लू रुयान अपने फैसले से नहीं हिलती। जब हम केबिन वापस पहुंचते हैं तब लू रुयान मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार से उतारना चाहती है, लेकिन मैं गुस्से में उसका हाथ नहीं पकड़ता। फिर भी वह नाराज नहीं होती, बल्कि उसे मेरा यह गुस्सा देखकर लगता है कि मैं पहले वाला लिनबे बनता जा रहा हूँ। वह चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलती है और मेरा ध्यान रखती रहती है।
कमरे में पहुंचकर मैं सीधे बिस्तर पर बैठ जाता हूं और खुद को गोल करके लेट जाता हूं, क्योंकि ली शिंगो ने सिर्फ यही एक कमरा बुक किया था, कोई होटल नहीं लिया गया था। इसके बाद लू रू यान पानी लेकर आती है ताकि मुझे साफ कर सके, लेकिन मैं कोऑपरेट नहीं करता और गुस्से में पानी का बेसिन तक पलट देता हूं। फिर भी लू रू यान कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप कमरा साफ करती है, नया पानी लाती है और मेरे हाथ साफ करने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर मेरी हथेली पर बने छोटे छोटे स्कार्स पर पड़ती है और उसी पल उसे वे सारी बातें याद आ जाती हैं जिनसे उसने मुझे चोट पहुंचाई थी। जिस पर वह धीरे से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाती है, अपना सिर झुकाती है और मेरी हथेली को हल्के से किस करती है। यह एक अपॉलॉजी भी थी और एक कन्फेशन भी। बेबी, तुम कब से इतनी जल्दी रोने लगी? जिस पर वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं कभी तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं थी। क्या तुम भूल गए? जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैं रो रही थी। फिर वह मेरी हथेली को अपने गाल से लगाकर कहती है, बेबी, फेट ने पहले ही हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक बार उसे हराकर तुम्हें वापस पाया है। प्लीज मुझे हारने मत देना। उसकी बात सुनकर पहली बार मुझे भी फेट से नफरत होने लगती है, क्योंकि हमारी जिंदगी हमेशा दर्द और मुश्किलों से भरी रही थी। उस रात लू रू यान मेरी हर बात मानती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह चाहती थी कि मैं खुद को विजेता महसूस कर सकूं। 3 साल बाद हम दोनों फिर एक दूसरे को बाहों में लेकर सोते हैं। मैं बहुत गहरी नींद में सो जाता हूं, लेकिन लू रू यान पूरी रात ठीक से नहीं सो पाती। वह बार बार उठकर चेक करती रहती है कि मैं अभी भी उसके पास हूं या नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुलती है तब मुझे अपने माथे पर एक किस फील होती है, जिस पर मेरे होंठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। यही तो वह जिंदगी थी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, अपने प्यार के बगल में जागना। उस पल मुझे लगता है कि अगर दुनिया कल खत्म भी हो जाए तब भी मैं बिना डर के उसका सामना कर सकता हूँ। तभी लू रू यान धीरे से मेरे कान में फुसफुसाती है, लिनबे, चलो शादी कर लेते हैं। तुम अभी भी मुझे एक वेडिंग के कर्जदार हो। मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं, जिस पर वह तुरंत मेरी बात काट देती है, कोई लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ आई डू कहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ, फिर मुस्कुराकर कहता हूँ, आई डू। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था और मैं अपनी जिंदगी का एक भी सेकंड और बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके बाद सुबह उठकर लू रू यान खुद मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, फिर लोकल ऑफिस जाकर मैरिज लाइसेंस बनवाते हैं और इस तरह हमारी वेडिंग बहुत सिंपल तरीके से शुरू होती है। अनंत तक फैले हुए बैंगनी लैवेंडर फील्ड के बीच हमारी सिंपल वेडिंग शुरू होती है। ऑनफिशिएंट मुस्कुराते हुए पूछता है, लिनबे, क्या तुम लू रू यान को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? क्या तुम उसे प्यार करोगे, उसका साथ दोगे, बीमारी और सेहत दोनों में उसके साथ खड़े रहोगे? अमीर हो या गरीब, बाकी सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ उसी को चुनोगे और जब तक तुम दोनों जिंदा हो एक साथ साथ ही उसके साथ रहोगे? जिस पर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता हूँ, आई डू। इसके बाद ऑनफिशिएंट लू रू यान की तरफ मुड़कर पूछता है, लू रू यान, क्या तुम लिनबे को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? क्या तुम उसे प्यार करोगी, उसका साथ दोगी, बीमारी और सेहत दोनों में उसके साथ खड़ी रहोगी? अमीर हो या गरीब, बाकी सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ उसी को चुनोगी और जब तक तुम दोनों जिंदा हो उसके साथ रहोगी? जिस पर लू रू यान की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह मुस्कुराते हुए कहती है, आई डू। यह सुनकर ऑफिशिएंट मुस्कुराता है, अब आप ब्राइड को किस कर सकते हैं? जिस पर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता हूँ, बिल्कुल हमारी पहली किस की तरह, नर्वस भी, एक्साइटेड भी और प्यार से भरी हुई। उसी समय एक हल्की हवा चलती है जो लैवेंडर फ्लावर्स की खुशबू अपने साथ लेकर आती है, मानो पूरी नेचर हमारी इस शादी को अपना आशीर्वाद दे रही हो। शादी के बाद मेरे शरीर की हालत और ज्यादा कमजोर होने लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं पूरा दिन सोता रहता हूँ और उन पलों में लू रू यान हमेशा मेरे पास बैठी रहती है, बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह। वह हिलती तक नहीं, ऐसा लगता है जैसे वह सांस लेना भी भूल गई हो, जब तक कि मैं दोबारा अपनी आंखें नहीं खोल देता। और जब भी मैं जागता हूँ, मेरी सबसे पसंदीदा चीज लू रू यान के साथ लैवेंडर फील्ड में जाना होती है। मैं उसके कंधे पर सिर रखकर बैठता हूँ, फूलों की खुशबू महसूस करता हूँ और अपने आसपास की जिंदगी को फील करता हूँ। एक दिन मैं धीरे से कहता हूँ, बेबी, मुझे बहुत नींद आ रही है। जिस पर लू रू यान तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी मुझे एहसास होता है, लोग सच कहते हैं, इंसान को अपनी मौत आने से पहले उसका आभास हो जाता है। मुझे पता चल चुका था, इस बार अगर मैंने आंखें बंद कर लीं तो शायद उन्हें दोबारा कभी नहीं खोल पाऊंगा। जिस पर मैं धीरे से अपना हाथ उठाता हूँ और लू रू यान के चेहरे को प्यार से सहलाने लगता हूँ। मैं उसकी तस्वीर को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसाना चाहता था। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, बेबी, मैंने सुना है कि अच्छे लोग मरने के बाद हेवन जाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ हमेशा की खुशी होती है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हेवन जा पाऊंगा? यह सुनते ही लू रू यान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर कहती है, हाँ लिनबे, तुम हेवन जाओगे और वहां बहुत खुश रहोगे बेबी। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, इस बार मैं पहले हेवन जाऊंगा और वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम 6 महीने बाद मुझे ढूंढने आ जाना। यह सुनकर लू रू यान का दिल टूटने लगता है, लेकिन फिर भी वह सिर हिलाकर कहती है, ठीक है लिनबे, मैं जरूर तुम्हें ढूंढने आऊंगी। उसका जवाब सुनकर मैं संतुष्ट होकर मुस्कुरा देता हूँ। अब मेरे और मेरे प्यार के बीच हेवन में भी एक वादा था, मैं वहां भी उससे हमेशा प्यार करूंगा और हमेशा उसका इंतजार करूंगा। इसके बाद धीरे धीरे मेरी उंगलियां उसके गाल से फिसल जाती हैं और इस बार
मैं दोबारा नहीं जागता। लूरू यान मेरा चेहरा पकड़कर रोने लगती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। लिनबे, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा सकती। फिर वह मेरे सीने से लगकर धीरे से कहती है, लिनबे, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुमने एक बार मुझसे झूठ बोला था, तो अब मैं भी तुमसे एक बार झूठ बोल रही हूँ। अब हम बराबर हो गए। उसी समय एक तेज हवा का झोंका लैवेंडर फील्ड के बीच से गुजरता है और अगले ही पल लुरू यान का शरीर मेरे शरीर के ऊपर गिर जाता है। उसके चेहरे पर भी वही सुकून भरी मुस्कान होती है जो मेरे चेहरे पर थी, क्योंकि अब आखिरकार हम दोनों हमेशा के लिए साथ थे। इसके बाद असिस्टेंट शू और ली शिंगू वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम दोनों के शरीर ठंडे पड़ चुके थे, जिस पर वे हमारी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। हम दोनों के बॉडीज को क्रिमेट किया जाता है और फिर हमारी इच्छा के अनुसार हम दोनों की एशेज को एक साथ उसी लैवेंडर फील्ड में बिखेर दिया जाता है। कुछ देर बाद ली शिंगू आसमान की तरफ देखते हुए पूछता है, असिस्टेंट शू, क्या आपको लगता है कि मिस्टर लिन और मैनेजर लू अगले जन्म में भी साथ होंगे? जिस पर असिस्टेंट शू बिना किसी झिझक के जवाब देता है, नज़, क्योंकि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई, तो अगला जन्म क्या चीज है। और इसी के साथ लिन बे और लू रू यान की कहानी हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, बल्कि हमेशा के लिए एक हो जाती है।